BTTH डिसाइपल कैशबैक सिस्टम। अध्याय 451 मार्शल बहनों का पुनर्मिलन। दूर के आकाश में कभी कभी विशाल उड़ने वाले राक्षस जानवर दिखाई देते थे जो विभिन्न संप्रदायों और गुटों के कुलीन शिष्यों को ले जाते थे। जब एक शक्तिशाली आभा बिखेरता हुआ एक काला पक्षी राक्षस जानवर उड़ता हुआ गुजरा तो आसपास की भीड़ में से चीखें उठीं। काले जानवर की पीठ पर एक युवक खड़ा था जो अपने 30वें दशक में दिख रहा था। उसके पीछे दो सफ़ेद बालों वाले बुजुर्ग थे जो अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर लग रहे थे। किसने सोचा होगा कि विंड थंडर पवेलियन से जियांग फेंग दिखाई देगा। इससे स्वर्गीय पर्वत रक्तपूल के लिए प्रतिस्पर्धा और भी ज्यादा कड़ी हो जाएगी। जियांग फेंग कई सालों से मशहूर है, फिर भी वह अभी भी डू वेनेरेट स्तर तक नहीं पहुंच पाया है। उसे सफलता पाने के लिए स्वर्गीय पर्वत रक्तपूल के संयमी प्रभावों का उपयोग करने के लिए यहां होना चाहिए। स्वर्गीय नेत्र पर्वत श्रृंखला मजबूत व्यक्तियों को प्रवेश करने से रोकती है। जियांग फेंग की साधना लगभग एक दशक तक 9 सितारा डू सम्राट के शिखर पर रही है। यहाँ बहुत कम लोग उनसे मुकाबला कर सकते हैं। क्या विंड थंडर पवेलियन से मिस फैंग नामक एक विलक्षण प्रतिभा के बारे में बात नहीं हुई थी? वह यहाँ क्यों नहीं है? हालांकि मिस फैंग में असाधारण प्रतिभा है, वह अभी भी युवा है और हाल ही में डू सम्राट क्षेत्र में प्रवेश किया है। वह अभी भी इन अनुभवी विशेषज्ञों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए योग्य नहीं है। वह शायद कुछ और वर्षों तक छिपी रहेगी। बड़बड़ाहट के बीच जियाओ यिक्सियन और नालन यानरान ने थोड़ा ध्यान दिया। उन्होंने पहले से ही जियाओ यिन को कार्रवाई करने की योजना बना ली थी और इनमें से कोई भी व्यक्ति उनकी चिंता के लायक नहीं था। जैसे ही वे चुपचाप इंतजार कर रहे थे, क्षेत्र में ऊर्जा बढ़ने लगी। विशाल धुंध से ढकी पर्वत श्रृंखला अचानक एक प्राचीन जानवर की तरह लग रही थी जो नींद से जाग गया था। ऊंची चोटियों से धीमी गड़गड़ाहट वाली आवाजें गूंज रही थीं, साथ ही ऊर्जा की एक जबरदस्त लहर भी थी। एट नोवेल्बन एट वाह! घने कोहरे के भीतर असीम ऊर्जा हिंसक रूप से उमड़ रही थी, जिससे समुद्र की लहरों के टकराने जैसी आवाजें आ रही थीं। इस असाधारण दृश्य ने भीड़ को विस्मय से भर दिया, प्रकृति के अंतहीन चमत्कारों का एक प्रमाण। धुंध से विशाल ऊर्जा ज्वार फूट पड़ा जो तेजी से फैल रहा था। भयानक गति के कारण आकाश में मंडरा रहे लोग विनाशकारी बल के डर से जल्दी से पीछे हट गए। यहां तक कि अगर ज्वार में फंस गए तो डू वेनेरेट विशेषज्ञ भी बच नहीं सकते थे। विशाल ऊर्जा ज्वार रंगों के इंद्रधनुष में चमक रहे थे। सूरज की रोशनी में वे आकाश में फैली एक विशाल रंगीन नदी की तरह दिख रहे थे जो बेहद खूबसूरत थी, फिर भी घातक खतरे को छिपा रही थी। पहाड़ों के भीतर से जीवंत ऊर्जा की लहरें लगातार बह रही थीं। इस समय कई लोग महसूस कर सकते थे कि हेवनली आई माउंटेन रेंज में ऊर्जा तेजी से हिंसक और शक्तिशाली होती जा रही है। ऐसा लग रहा था मानो पर्वतमाला एक विशाल चुंबक में तब्दील हो गई हो जो चारों ओर की सारी ऊर्जा को अपनी ओर खींच रही हो। यह नज़ारा देखकर जियाओ यिक्सियन और नालन यानरान की आंखें दिलचस्पी से चमक उठीं, लेकिन उनमें कोई आश्चर्य के लक्षण नहीं दिखे। 9 रंग की घाटी की तुलना में यहाँ की ऊर्जा हालांकि प्रचुर मात्रा में थी, में शुद्धता की कमी थी और यह अव्यवस्थित और अशांत थी, सौम्य से बहुत दूर। अचानक चिल्लाने के साथ साथ तेज और अव्यवस्थित कदमों ने शांति को तोड़ दिया। विशाल भीड़ में हलचल मच गई जो पहाड़ों में उमड़ते लोगों के सैलाब में बदल गई। उसी समय प्रमुख गुटों के कुलीन शिष्य और प्रसिद्ध अनुभवी डू सम्राट विशेषज्ञ पर्वत श्रृंखला के अंदरूनी हिस्से की ओर दौड़ पड़े। काले उड़ने वाले राक्षस जानवर पर खड़े जियांग फेंग ने कार्रवाई में कूदने से पहले अपने पीछे खड़े दो बुजुर्गों की ओर सम्मानपूर्वक हाथ जोड़े। कुछ तेज हरकतों के साथ वह भीड़ के सबसे आगे पहुंच गया। जियांग फेंग को आगे बढ़ते देख कई अन्य चोटी डू सम्राट विशेषज्ञों ने पीछे रहने से इनकार कर दिया और प्रवेश द्वार की ओर तेजी से आगे बढ़े। बड़ी बहन जियान, बड़ी बहन यानरान, क्यों न हम सीधे अंदर चले जाएं? जियो यिन की बचकानी आवाज ने सुझाव दिया। चलो एक पल रुकते हैं, जियो यिक्सियन ने जवाब दिया। जियो यिन के शब्दों को सुनकर जियो यिक्सियन ने अभी सिर हिलाया ही था कि अचानक उसकी नज़र एक खास दिशा पर टिक गई। खुशी के भाव के साथ उसने कहा, यानरान, जियो यिन, वहां देखो। ये सुनकर जियो यिन और नालन यानरान ने उसकी नज़र का अनुसरण किया। उनकी नज़र में एक विशाल बैंगनी पक्षी राक्षस जानवर स्वर्गीय नेत्र पर्वत श्रृंखला के किनारे की ओर बढ़ रहा था। उसकी पीठ पर एक महिला की पतली आकृति खड़ी थी। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी थी और उसके लंबे चांदी के बाल उसकी पीठ पर लापरवाही से लटके हुए थे। चांदी के बाल, 6 सितारा डू सम्राट की साधना, ऐसा लगता है कि यह हमारी छोटी बहन हान यू है, जियो यिक्सियन ने खुशी से कहा। उसकी आंखें जानवर के ऊपर की आकृति पर टिकी थीं। इस एहसास पर तीनों अब पर्वत श्रृंखला में नहीं भागे। इसके बजाय एक झिलमिलाहट के साथ वे बैंगनी राक्षस गिद्ध की ओर बढ़ गए। छोटी बहन हान यू, जियो यिक्सियन अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ी। जैसे ही हान यू को पता चला कि कोई उसे देख रहा है, जियो यिक्सियन पहले ही बैंगनी राक्षस गिद्ध के 10 मीटर के भीतर दिखाई दे चुकी थी।
अपने आगे 3 आकृतियों को अपना रास्ता रोकते हुए देखकर हान यू की आंखों में पहले आश्चर्य दिखा और फिर खुशी से चमक उठी। उसने खुशी से कहा, आप सीनियर सिस्टर जियान, सीनियर सिस्टर यानरान और जियो यिन हैं। वास्तव में जियो यिक्सियन और अन्य लोगों ने धीरे से सिर हिलाया। गुहे के संरक्षण में उनकी रैंकिंग साधना या उम्र से नहीं बल्कि प्रवेश के क्रम से निर्धारित की गई थी। इस प्रकार जियो यिक्सियन और नालान यानरान से उम्र में बड़े होने के बावजूद हान यू को उनसे नीचे स्थान दिया गया, जिससे तीनों में सबसे छोटा सबसे वरिष्ठ बन गया। जब मैं यहाँ आने की तैयारी कर रहा था तो मास्टर ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि 2 वरिष्ठ बहनें और जियो यिन भी हेवनली आई माउंटेन रेंज में आ रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम इतनी जल्दी मिलेंगे, हान यू ने कहा, उसका चेहरा अभी भी उत्साह से भरा हुआ था। मास्टर ने कुछ दिन पहले कैंग वुल्फ किंग के माध्यम से हमें एक संदेश भी भेजा था, जियो यिक्सियन ने जवाब दिया। तीनों ने हान यू के साथ आसानी से बातचीत की। यह उनकी पहली आमने सामने की मुलाकात होने के बावजूद किसी भी तरह की असहजता से मुक्त थी। इस बीच पर्वत श्रृंखला के प्रवेश द्वार शोर से गुलजार हो गए। मूल रूप से भारी भीड़ काफी कम हो गई थी और अधिकांश समूह पहले ही पर्वत श्रृंखला में भाग चुके थे। पर्वत श्रृंखला के भीतर घना कोहरा घूम रहा था और इसके भीतर की ऊर्जा कुछ हद तक अराजक और हिंसक थी, जिससे दृश्यता बहुत सीमित हो गई थी। जो लोग अंदर गए थे उनमें से अधिकांश सावधानी से आगे बढ़े, उनकी प्रगति काफी धीमी हो गई। हाथ में नक्शे होने के बावजूद वे खुद को उन्मुख करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, मुख्य रूप से पर्वत श्रृंखला के बाहरी इलाकों की जांच कर रहे थे। केवल कुछ चुनिंदा लोगों को, जैसे कि विंड थंडर पवेलियन जैसे प्रमुख गुटों के लोगों को, हेवनली आई माउंटेन रेंज के बारे में विस्तृत जानकारी थी। उन्होंने संभवतः कोहरे के साथ समस्याओं का अनुमान लगाया था और उनके पास अत्यधिक सटीक नक्शे थे, जिससे वे बिना किसी हिचकिचाहट के पर्वत श्रृंखला में गहराई तक जा सकते थे। हेवनली आई माउंटेन रेंज के किनारे से ऊपर जियाओ यिक्सियन और उसका समूह देख रहा था कि भीड़ का अधिकांश हिस्सा पर्वत श्रृंखला में प्रवेश कर रहा था। अंदर जाने के बजाय वे चुपचाप थोड़ी दूर पीछे हट गए और फिर जमीन पर उतर गए। उन्हें पता नहीं था कि दूर आसमान में 2 बुजुर्ग आकृतियां उनकी बातचीत देख रही थीं। जियान फेंक के साथ आए इन 2 बुजुर्गों में 5 सितारा डू वेनरेट्स की आभा थी। विंड थंडर पवेलियन ने एल्डर लियू, हान यू और गुहे से जुड़ी घटना को पूरी तरह से गुप्त रखा था और शिष्यों को खबर न फैलाने के सख्त आदेश जारी किए थे। हालांकि घटना का विवरण और गुहे, हान यू और उसके राक्षस जानवर की विशिष्ट विशेषताओं को बड़े लोगों के साथ गुप्त रूप से साझा किया गया था। इन विशेषताओं के आधार पर दोनों बुजुर्गों ने तुरंत हान यू को उस मुठभेड़ वाले व्यक्ति के रूप में पहचान लिया। फिर भी उसके पीछे खड़ी रहस्यमयी आकृति के डर से उन्होंने उसके पास जाने या बातचीत शुरू करने की हिम्मत नहीं की। अभी के लिए उन्होंने चुपचाप जियाओ यिक्सियन, नालन यानरान और जियाओ यिन की उपस्थिति पर ध्यान दिया। जियाओ यिक्सियन के समूह के चले जाने के बाद 2 बुजुर्गों में से पतले ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। एक तेज चमक भीतर चमक उठी और अपने साथी से कर्कश स्वर में बोला, बूढ़े यान, क्या तुमने उस युवती की गति पर ध्यान दिया? उसकी ताकत कम से कम हमारे बराबर है। इतनी गति के साथ वह लड़की निस्संदेह डू वेनेरेट स्तर की है। दूसरे बुजुर्ग ने सहमति में सिर हिलाया। हालांकि जियाओ यिक्सियन ने अपनी आभा को छुपा कर रखा था, लेकिन उसकी प्रदर्शित गति ने दोनों बुजुर्गों को काफी कुछ बता दिया। मुझे आश्चर्य है कि वे किस गुट से संबंधित हैं जो इतने युवा और शक्तिशाली व्यक्तियों का उत्पादन करते हैं। उस प्रमुख महिला द्वारा दिखाई गई प्रतिभा पवेलियन मास्टर के व्यक्तिगत संरक्षण से मिस फैंग से भी कहीं अधिक है। मुझे लगता है कि वे संभवतः किसी प्रमुख गुट से नहीं हैं, बल्कि किसी एकांतप्रिय विशेषज्ञ द्वारा प्रशिक्षित शिष्य हैं, एल्डर यान ने अनुमान लगाया। एल्डर लियू द्वारा गुहे और हान यू के साथ अपनी मुठभेड़ के बारे में अतिरंजित वर्णन के बाद विंड थंडर पवेलियन के पवेलियन मास्टर लेई जुन बहुत सावधान हो गए थे। एल्डर लियू की नाटकीय रिपोर्ट ने उन्हें सजा से बचाने और सम्मान बचाने दोनों का काम किया, जिससे लेई जुन ने गुहे की पृष्ठभूमि की चुपचाप जांच करने के लिए प्रेरित किया। अब 2 बुजुर्गों द्वारा देखे गए दृश्य ने उन्हें लेई जुन को रिपोर्ट करके पुण्य प्राप्त करने के लिए और आधार प्रदान किया। जियाओ यिक्सियन और उसका समूह पर्वत श्रृंखला के बाहर रहने वालों की नज़रों से ओझल होने के बाद रुक गया। इस बिंदु तक विशाल बैंगनी दानव गिद्ध अपने मानव रूप में बदल गया था, एक गुड़िया जैसी चीनी मिट्टी के रंग वाली 3 साल की लड़की के रूप में दिखाई दिया। जियाओ यिन तुरंत मोहित हो गई, खुशी से बच्चे जैसे राक्षस जानवर के छोटे हाथों को पकड़ लिया। जियाओ यिन की तुलना में 2 प्रमुख क्षेत्रों में कम ताकत होने के बावजूद रूपांतरित बैंगनी दानव गिद्ध ने अत्यंत आज्ञाकारिता के साथ व्यवहार किया, जिससे जियाओ यिन का स्नेह प्राप्त हुआ। हान यू की नकल करते हुए जियाओ यिन ने छोटे जीव को उठाया और उसे प्यार से पकड़ लिया। शुरू में हान यू ने बैंगनी राक्षस गिद्ध को बाहर रहने और प्रतीक्षा करने का इरादा किया था, लेकिन जियाओ यिन ने अब उसे साथ लाने पर जोर दिया। बड़ी बहन जियान, केवल हम दोनों के प्रवेश करने से यहाँ ऊर्जा ज्वार में नाटकीय उतार चढ़ाव होगा। मुझे बस आपकी आभा को दबाने की ज़रूरत है, ये बिल्कुल भी परेशानी नहीं है।
जियाओ यिन ने आत्मविश्वास से कहा, छोटे राक्षस गिद्ध को गले लगाते हुए अपनी बचकानी आवाज में बोलते हुए। जियाओ यिन, तुम कमाल हो। जियाओ यिक्सियन ने मुस्कुराते हुए जियाओ यिन के सिर को थपथपाते हुए जवाब दिया। तो चलो अब बाहर चलते हैं, जियाओ यिन ने उत्सुकता से कहा। ठीक है। जैसे ही जियाओ यिन ने बोलना समाप्त किया, बाकी लोगों ने एक साथ सिर हिलाया। जियाओ यिन के शरीर से अपार स्थानिक ऊर्जा का एक उछाल फूट पड़ा। चांदी की ऊर्जा के तंतु समूह के चारों ओर एक विशाल सुरक्षात्मक अवरोध बना रहे थे। इसके साथ ही हवा में एक काली काली स्थानिक दरार दिखाई दी। छोटे बैंगनी राक्षस गिद्ध को पकड़े हुए जियाओ यिन ने आत्मविश्वास से शून्य में कदम रखा। जियाओ यिक्सियन और जियाओ यिन के मार्गदर्शन में अन्य लोग स्थानिक दरार में करीब से चले गए, रहस्यमय अंतरिक्ष में प्रवेश किया। हेवनली आई माउंटेन रेंज के मध्य क्षेत्र में पेड़ों पर छाए घने कोहरे के बीच एक काली काली स्थानिक दरार चुपचाप दिखाई दी। कुछ क्षण बाद जियाओ यिक्सियन और उसका समूह शून्य से बाहर निकल गया। चूंकि उनके पास कोई सटीक नक्शा नहीं था, इसलिए जियाओ यिन ने उन्हें सीधे हेवनली माउंटेन ब्लड पूल में नहीं पहुंचाया। इसके बजाय वे अपने गंतव्य के आधे रास्ते से शून्य से बाहर निकल गए। फिर भी वे उन लोगों से बहुत आगे थे जो पहले पर्वत श्रृंखला में प्रवेश कर चुके थे, जिन्हें पकड़ने के लिए कम से कम 1 या 2 घंटे और लगेंगे। यहाँ के राक्षस जानवर कैंग वुल्फकिंग के प्रभुत्व वाली पर्वत श्रृंखला के राक्षसों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और अधिक संख्या में हैं, जियाओ यिक्सियन ने टिप्पणी की, क्योंकि उसने कई छठे स्तर के राक्षस जानवरों की उपस्थिति का पता लगाया। ये सुनकर हान यू ने तुरंत जवाब दिया, एक बार जब आजी अपनी आभा को पूरी तरह से छोड़ देगी तो वे साधारण राक्षस जानवर पास आने से पहले 2 बार सोचेंगे। जियाओ यिन ने अपनी बाहों में छोटे बैंगनी राक्षस गिद्ध को थपथपाया और प्रशंसा की, आजी बहुत अद्भुत है। इसके साथ जियाओ यिन ने बैंगनी राक्षस गिद्ध, हान यू और नालन यानरान के चारों ओर की चांदी की ऊर्जा को वापस ले लिया, जिससे उनकी आभा उजागर हो गई। हालांकि उसने अपनी उपस्थिति को छिपाने के लिए जियाओ यिक्सियन के चारों ओर चांदी की ऊर्जा को बरकरार रखा। जैसा कि हान यू ने भविष्यवाणी की थी, जिस क्षण बैंगनी दानव गिद्ध की आभा फैली, पास के जानवरों की दहाड़ काफी कम हो गई। 5वीं श्रेणी के कई दानव जानवर जल्दी से पीछे हट गए और यहाँ तक कि 6ठी श्रेणी के दानव जानवर भी इस अपरिचित लेकिन डराने वाली उपस्थिति के पास जाने में हिचकिचाते दिखाई दिए। जियान हमें आगे किस रास्ते पर जाना चाहिए? नालन यानरान ने पूछा। जियामा साम्राज्य को छोड़कर सेंट्रल प्लेन्स के लिए जाने के बाद से वह निर्णयों के लिए काफी हद तक जियो यिक्सियन पर निर्भर थी। अब स्पष्ट मार्ग के बिना और घने कोहरे के कारण उनकी दृष्टि अस्पष्ट होने के कारण मार्गदर्शन के बिना स्वर्गीय पर्वत रक्तपूल को खोजना असंभव लग रहा था। जियो यिक्सियन ने अपने हाथ फैलाए और व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराए। यानरान, मुझे भी इस समय यकीन नहीं है। जियो यिन द्वारा अस्थायी रूप से छिपाए गए उसके आभा के साथ उसकी संवेदी क्षमताएं काफी कम हो गई थीं। जियो यिन भी ऐसी ही स्थिति में थी। उसकी अपार ऊर्जा अगर पूरी तरह से मुक्त हो जाती तो निस्संदेह विशाल ऊर्जा ज्वार को ट्रिगर करती। जबकि वह ज्वार के बारे में चिंतित नहीं थी, वह नालन यानरान और अन्य लोगों की सुरक्षा के बारे में सतर्क थी, इसलिए उसने आसपास के बारे में अपनी धारणा को आंशिक रूप से सील कर दिया था। जब समूह ने खुद को थोड़ा असमंजस में पाया तो हान यू ने सोच समझकर कहा, वरिष्ठ बहन, जबकि मुझे स्वर्गीय पर्वत रक्तकुंड का सटीक स्थान नहीं पता है, ये पर्वत श्रृंखला के केंद्र में होना चाहिए। असाधारण कुंड के पानी को बनाने के लिए इसमें शुद्ध ऊर्जा की अत्यधिक सांद्रता की आवश्यकता होगी। दूसरे शब्दों में, रक्तकुंड सबसे सघन और सबसे प्रचुर ऊर्जा वाले क्षेत्र में होना चाहिए। अगर हम सबसे मजबूत ऊर्जा उतार चढ़ाव वाले स्थान को ठीक से पहचान सकते हैं और सीधे वहां जा सकते हैं तो हम सही रास्ते पर होंगे। जूनियर सिस्टर हान यू बिल्कुल सही है। स्वर्गीय पर्वत रक्तकुंड की ऊर्जा निस्संदेह इस क्षेत्र में ऊर्जा का सबसे अधिक केंद्रित भंवर है, जियो यी जियान ने कहा। उसने हान यू के विश्लेषण पर प्रसन्नतापूर्वक सिर हिलाते हुए अपने सफेद दांतों की एक पंक्ति दिखाई। नालन यानरान ने भी अचानक अहसास में सिर हिलाया। अपने सुझाव की पुष्टि होते देख हान यू और भी अधिक उत्साही हो गई। अगले ही पल उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं, अपनी आत्मा की शक्ति को बाहर की ओर छोड़ दिया। हान यू की जन्मजात आत्मा शक्ति पहले से ही अधिकांश लोगों से बेहतर थी और गुहे द्वारा प्रदान की गई आत्मा विभाजन कला की साधना के साथ आत्मा को पोषण देने वाली दुर्लभ स्वर्गीय सामग्रियों का सेवन करने के साथ उसकी आत्मा शक्ति उसके स्तर के अन्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी। जैसे जैसे उसकी आत्मा शक्ति बाहर की ओर बढ़ी, कुछ किलोमीटर के भीतर ऊर्जा में उतार चढ़ाव उसके दिमाग में प्रतिबिंबित होने लगा। धीरे धीरे उसने ऊर्जा के प्रवाह को पहचान लिया। उत्तर की ओर। कुछ क्षण बाद हान यू ने अपनी आंखें खोली, उत्साह से उत्तर की ओर इशारा किया। उसकी धारणा में पर्वत श्रृंखला की ऊर्जा धीरे धीरे उस दिशा में अभिसरित हो गए। हान यू द्वारा बताई गई दिशा में देखते हुए जियोई जियान ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया और निर्णायक रूप से कहा, ठीक है, चलो उत्तर की ओर चलते हैं। इसके साथ ही सभी लोग तेजी से उत्तरी दिशा में चले गए।
घने धुंधले जंगल में उन्हें कभी कभी जादुई जानवरों का सामना करना पड़ा, जो बैंगनी दानव कोंडोर की धमकी से नहीं डरते थे। बड़े पैमाने पर ऊर्जा की गड़बड़ी को ट्रिगर करने से बचने के लिए जियो यी जियान और जियो यिन ने अभिनय करने से परहेज किया। सभी बाधाओं को हान यू, नालन यानरान और एजेड ने संभाला। उन तीनों के साथ मिलकर काम करने से अधिकांश जादुई जानवरों से एक पल में निपटा गया। कुछ एक ही वार करने के बाद घबराहट में भाग गए। 1 घंटे की यात्रा के बाद जियो यी जियान का समूह धीरे धीरे तियानमू पर्वत श्रृंखला के मध्य क्षेत्र में पहुंच गया। वे अब तियानमू पर्वत के बहुत करीब थे। हम अब तियानमू पर्वत के करीब पहुंच चुके हैं। मैंने सुना है कि पर्वत के तल पर एक प्राकृतिक भूलभुलैया है। वहां लोगों की इंद्रियां बहुत दबी हुई हैं, जिससे खो जाना आसान है। हान यू की तीखी आवाज धुंधले जंगल में गूंज उठी जब 5 आकृतियां तेजी से आगे बढ़ रही थीं। भूलभुलैया। हान यू की बातें सुनकर जियाओ यी जियान और नालन यानरान दोनों हैरान रह गए। हाल ही में सेंट्रल प्लेन्स में आने के कारण उनका ज्ञान अभी भी काफी सीमित था, और वह भूलभुलैया सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा भी नहीं है। पूरे तियानमू पर्वत पर एक जादुई जानवर कबीले का कब्जा है जिसे गोल्ड डिवोरिंग रैट्स के नाम से जाना जाता है। जबकि उनमें से ज्यादातर सिर्फ दूसरे या तीसरे दर्जे के जादुई जानवर हैं, उनकी संख्या वाकई बहुत ज्यादा है। बेशक गोल्ड डिवोरिंग रैट कबीले का असली मूल उनके मानव जैसे सदस्य हैं, जो तियानमू पर्वत के सच्चे शासक हैं। ऐसा कहा जाता है कि कबीले का नेता 7वीं श्रेणी तक पहुंच गया है, जिसकी ताकत 6 सितारा डोजोंग पावर हाउस के बराबर है। हान यू ने यह देखते हुए जोड़ा कि अन्य लोग इन विवरणों से परिचित नहीं थे। जूनियर सिस्टर हान यू, अगर ऐसा है और तियानमू पर्वत श्रृंखला में ऐसा जादुई जानवर कबीला मौजूद है, तो स्वर्गीय पर्वत रक्त पूल में डूबने का अवसर इन लोगों को कैसे मिल सकता है, जिनमें से ज्यादातर केवल दोहुआंग स्तर पर हैं? नालन यानरान ने उलझन में पूछा। बिल्कुल, अगर सोना खाने वाले चूहों के पास 6 सितारा डोजों के बराबर की शक्ति होती, तो क्या वे इन लोगों को आसानी से पहाड़ से नहीं खदेड़ पाते? जियो यी जियान भी उतना ही हैरान था। वरिष्ठ बहनों, सोना खाने वाले चूहे कबीले स्वर्गीय पर्वत रक्त कुंड पर एकाधिकार करना चाहते हैं, लेकिन अन्य मानव बल इस पर कैसे सहमत हो सकते हैं? हान यू ने धीरे से हंसते हुए समझाया, शुरू में तियानमू पर्वत श्रृंखला में स्वर्गीय पर्वत रक्त कुंड पर एक बड़ी लड़ाई हुई थी। स्वाभाविक रूप से सोना खाने वाले चूहे कबीले हार गए और कुंड पर एकाधिकार करने की हिम्मत नहीं हुई। हालांकि भले ही वे हार गए थे, तियानमू पर्वत श्रृंखला के अनोखे इलाके के कारण जो शक्तिशाली विशेषज्ञों को प्रवेश करने से रोकता है, चिंता थी कि सोना खाने वाले चूहे क्षेत्र में प्रवेश करने वाली युवा पीढ़ी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस प्रकार एक समझौता हुआ। स्वर्गीय पर्वत रक्त पूल के लिए 10 स्लॉट में से सोना भक्षण करने वाले चूहे कबीले को 2 आवंटित किए गए हैं, जबकि अन्य 8 योग्यता के आधार पर विभिन्न ताकतों द्वारा लड़े जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। तो यह ऐसा ही है। नालन यानरान और जियाओ यी जियान ने ध्यान से सुना और हल्के से सिर हिलाया। हालांकि जियाओ यी जियान ने पर्वत श्रृंखला में बहुत अंदर तक प्रवेश किया था, लेकिन उसने ऊर्जा ज्वार से दमन को रोकने के लिए आवश्यक होने तक कुछ भी करने से परहेज किया। हान यू के स्पष्टीकरण के बाद नालन यानरान ने सोचा, तो एक बार जब कोई तियानमू पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करता है, तो उनकी गतिविधियां अनिवार्य रूप से सोना भक्षण करने वाले चूहे कबीले के नियंत्रण में होती हैं। ये सुनकर हान यू ने थोड़ा सिर हिलाया और जवाब दिया, बिल्कुल सीनियर सिस्टर यानरान। इसके अलावा भूलभुलैया को पार करने और पहाड़ के आधे रास्ते पर स्वर्गीय पत्थर के मंच पर पहुंचने के बाद किसी को सोना भक्षण करने वाले चूहे कबीले द्वारा निर्धारित चौकियों को पार करना होगा। अगर किसी ने उन्हें नाराज किया है, तो वे जानबूझकर उस व्यक्ति के लिए इसे मुश्किल बना देंगे, जिससे वह आसानी से आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर वे सोना भक्षण करने वाले चूहे खुद को संभालते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर वे कुछ करने की हिम्मत करते हैं, भले ही इससे ऊर्जा का ज्वार उठे, मैं उनसे निपट लूंगा। जियो यी जियान ने बेपरवाही से कहा, उसकी आवाज में दबंग आत्मविश्वास था। सोना खाने वाला चूहा कबीला, जो आम लोगों के लिए बहुत दबाव का स्रोत है, उसकी नज़र में खतरे के तौर पर भी दर्ज नहीं हुआ। जियो यी जियान के साहसिक शब्दों को सुनकर हान यू और नालन यानरान दोनों ही क्षण भर के लिए अचंभित रह गए। वे लगभग भूल ही गए थे कि जियो यी जियान और जियो यिन की जबरदस्त ताकत क्या है। दोनों ही सोना खाने वाले चूहा कबीले के नेता को आसानी से कुचलने में सक्षम हैं। ये कहने के बाद जियो यी जियान ने कहा, चलते रहें। मैं देखना चाहता हूं कि यह भूलभुलैया वास्तव में कितनी दुर्जय है। इसके साथ ही जियो यी जियान ने बढ़त ले ली और बाकी लोग जल्दी से उसके पीछे हो लिए। अनजाने में उनके चारों ओर घना कोहरा काफी कम होने लगा। कुछ ही क्षणों बाद उनकी नज़र में ऊंचे व्यवस्थित पेड़ों की एक पंक्ति दिखाई दी। विशाल पेड़ों के बीच एक सनकरा पेड़ का दरवाजा था, जो सिर्फ एक व्यक्ति के प्रवेश के लिए पर्याप्त चौड़ा था। ये भूलभुलैया का प्रवेश द्वार होना चाहिए, हान यू ने अपनी स्पष्ट तीखी आवाज में कहा। हान यू की निगाहों का अनुसरण करते हुए समूह ने पेड़ का दरवाजा देखा।
जैसे ही वे पेड़ के दरवाजे के पास पहुंचे, जियाओ यिन ने अचानक हंसने से पहले उस क्षेत्र को महसूस किया। हा, ये किस तरह की भूल भुलैया है? ये स्थानिक तकनीकों के एक अपरिष्कृत उपयोग से ज्यादा कुछ नहीं है, जिसमें दृष्टि को स्पष्ट करने के लिए कुछ कोहरा भी शामिल है। जियाओ यिन के आत्मविश्वासपूर्ण आकलन को सुनकर दूसरों को तुरंत राहत की अनुभूति हुई। अगले ही पल जियाओ यी जियान और उसके साथियों की चौकस निगाहों के नीचे जियाओ यिन ने जल्दी से जटिल मोहरों की एक श्रृंखला बनाई। जियाओ यिन के सावधान नियंत्रण में चांदी की ऊर्जा की एक किरण पेड़ के दरवाजे की ओर बह गई। बूम! एक जोरदार विस्फोट हुआ और एक बार सनकरा पेड़ का दरवाजा पूरी तरह से खुल गया, जिससे 3 मीटर चौड़ा गैप बन गया। नए बने छेद से अविश्वसनीय रूप से घनी सफ़ेद धुंध निकलने के कारण हर जगह छर्रे उड़ गए। जियाओ यी जियान के समूह से कई किलोमीटर दूर एक बड़े पेड़ के तने पर कुछ हद तक कामुक दिखने वाला एक भूरे रंग का वस्त्रधारी बुजुर्ग आराम से झुका हुआ था। अचानक उसके चेहरे पर आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। फिर एक वृद्ध आवाज में उसने खुद से कहा, क्या हो रहा है? भूल भुलैया इतनी आसानी से नष्ट हो गई? क्या इस बार पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करने वाली मानवीय प्रतिभाएं वास्तव में इतनी मजबूत हैं? अगले ही पल भूरे रंग के वस्त्रधारी बुजुर्ग की आकृति चमक उठी जब वह पेड़ से कूदा और आगे धुंध से ढके जंगल की ओर भागा। इस बीच दूसरी तरफ जियाओ यिन द्वारा भूल भुलैया को नष्ट करने के बाद जियाओ यी जियान का समूह उस विशाल अंतराल से गुजरा जो उसने पीछे छोड़ दिया था। इस क्षेत्र में सफ़ेद धुंध का घनत्व बाहर की तुलना में कम से कम 10 गुना अधिक था, लेकिन संरचना के विनाश के साथ कोहरा बाहर की ओर फैलने लगा। जैसे ही वे घने कोहरे में सावधानी से चले, एक भयानक आकृति अचानक लगभग 100 मीटर आगे दिखाई दी। हालांकि जियाओ यिन ने अपनी इंद्रियों का कुछ हिस्सा दबा रखा था, लेकिन इस आकृति की आभा उसे तुरंत ही पता चल गई। कोई यहाँ है। जियाओ यिन ने अपनी जगह पर रुककर जियाओ यी जियान और उसके पीछे खड़े अन्य लोगों को चुपचाप सचेत किया। जियाओ यिन की चेतावनी सुनकर समूह के बाकी लोग तुरंत रुक गए। यहाँ कौन छिपा है? वह आकृति जो अभी अभी 100 मीटर की दूरी पर उतरी थी, अपनी आत्मा की शक्ति से समूह की जांच कर रही थी। तभी एक ठंडी और आज्ञाकारी आवाज गूंजी जिसने उसे चौंका दिया। इस घने कोहरे में इतनी जल्दी मेरे आगमन का पता कैसे लगा? कामुक बुजुर्ग की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। उसने तुरंत कई जटिल मोहरें बनाईं, जिससे ऊर्जा की अजीबोगरीब लहरें निकलने लगीं। जवाब में कई 100 मीटर के भीतर का कोहरा तुरंत छंट गया, जिससे क्षेत्र साफ हो गया। कोहरा छंटने के बाद उसके सामने जो कुछ था उसे देखकर बुजुर्ग पूरी तरह से अचंभित रह गया। 3 युवतियां 2 किशोरों के साथ तियानमू पर्वत की तलहटी तक पहुंच गई हैं। एक डोहुआंग शिखर स्तर पर, 2 मध्य स्तरीय डोहुआंग और 2 जिनकी साधना का स्तर मैं समझ भी नहीं सकता। जैसे ही कामुक बुजुर्ग के दिमाग में सवालों की बाढ़ आ गई, जियाओ यी जियान ने उसे ठंडे अंदाज में देखा और पूछा, तुम तियानमू पर्वत श्रृंखला के सोना खाने वाले चूहे कबीले में से एक हो, है न? उसकी बात सुनकर बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चूंकि तुमने मेरी पहचान का अनुमान लगा लिया है, इसलिए मैं इसे इनकार नहीं करूंगा। मैं जिंगबू हूँ। अपना परिचय देने के बाद जिंगबू का स्वर एक तीखे सवाल में बदल गया। क्या तुम ही थे जिसने यहाँ भूल भुलैया को नष्ट किया? सोना खाने वाले चूहे कबीले का रूप बदलने वाला? हान यू ने घबराकर सोचा। उसने इस बुजुर्ग की प्रतिष्ठा और ताकत के बारे में बहुत पहले ही सुन रखा था। जिंगबू के सवाल के सामने जियाओ यी जियान शांत रही। उसने अपनी खुद की जांच के साथ जवाब दिया, क्यों? क्या कोई नियम है जो कहता है कि भूल भुलैया को केवल पार किया जाना चाहिए और इसे पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता है? उसकी सहज स्वीकारोक्ति सुनकर जिंगबू अंदर से चौंक गया। ये भूल भुलैया ऐसी चीज नहीं थी जिसे आसानी से नष्ट किया जा सके। यह एक औसत डूजों के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी। क्या इन व्यक्तियों के बीच कोई छिपा हुआ विशेषज्ञ हो सकता है? उस विचार के साथ जिंगबू की नज़र जियाओ यी जियान पर टिक गई। उसकी सहज बुद्धि ने उसे बताया कि वह समूह की नेता थी। हालांकि चाहे उसने उसकी कितनी भी जांच की हो, वह जियाओ यी जियान की साधना को नहीं देख सका। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसमें कोई आभा ही नहीं थी। इस खोज ने जिंगबू को अपनी भौहों को गहराई से सिकुड़ने पर मजबूर कर दिया। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। क्या तुम स्वर्गीय पर्वत रक्तकुंड के लिए यहाँ आए हो? जियो यी जियान के सवाल का जवाब देने के बजाय जिंगबू ने अपना खुद का सवाल पूछा। जिंगबू ने जियो यी जियान के सवाल का जवाब नहीं दिया, जिससे वह कुछ हद तक नाराज हो गई। उसने तुरंत नाराजगी से जवाब दिया, ये किस तरह की बकवास है? वरना हम इस भगवान भुलाए हुए स्थान पर क्यों आएंगे? चलो चलते हैं। इस कामुक बूढ़े आदमी पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही जियाओ यी जियान ने जिंगबू को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। उसने जियाओ यिन, नालन यानरान और हान यू के हाथ पकड़ लिए और उन्हें एक निश्चित दिशा में ले गई। जियाओ यी जियान की फटकार सुनकर जिंगबू का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया, लेकिन उसने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बजाय अपने अगले कदम की गणना करने के बाद वह जियाओ यी जियान के समूह से आगे निकल गया और आगे बढ़ गया।
अल्पविराम। भूल भुलैया के नष्ट हो जाने के बाद उसके भीतर सफ़ेद धुंध का घनत्व धीरे धीरे कम होने लगा। अब जियाओ यीजियान और उसके समूह को कोई बाधा नहीं पहुंच रही थी। वे लगभग आधे घंटे तक सावधानी से चलते रहे और उनके चारों ओर की धुंध और भी कम होती गई। आखिरकार इसने अब उनकी दृष्टि को अस्पष्ट नहीं किया। अब उनके सामने एक विशाल और राजसी पर्वत खड़ा था। समूह पहाड़ की तलहटी में था, जहां ऊपर की ओर खड़ी पगडंडियां थीं। रास्तों के दोनों ओर सुनहरे बालों वाले विशालकाय चूहे समय समय पर भागते हुए निकल रहे थे। ये सोना खाने वाले चूहे हैं। तियानमू पर्वत पर वे सबसे अधिक जादुई जानवर हैं, हान यू ने सुनहरे चूहों की ओर इशारा करते हुए समझाया। जब तक वे हम पर हमला नहीं करते, हम उन्हें परेशान नहीं करेंगे, जियाओ यीजियान ने थोड़ा सिर हिलाते हुए कहा। हान यू ने फिर ऊपर की ओर इशारा किया और कहा, वरिष्ठ बहन जियाओ यीजियान, पहाड़ के आधे रास्ते पर स्वर्गीय पत्थर का मंच है। उसके आगे सोना खाने वाले चूहे कबीले द्वारा स्थापित चौकियां हैं। कबीले और अन्य गुटों के बीच हुए समझौतों के अनुसार केवल वे ही जो इन चौकियों को सफलतापूर्वक पार करते हैं, शिखर पर स्वर्गीय पर्वत रक्तकुंड तक पहुंचने के योग्य होते हैं। यीशुबा पर उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ संस्करण। हान यू की व्याख्या सुनने के बाद जियाओ यीजियान ने सोचा और कहा, नियम मजबूत लोगों द्वारा कमजोर लोगों को बांधने के लिए बनाए जाते हैं। अगर हम नियम बनाने वालों से ज्यादा मजबूत हैं तो हम उनके नियमों की अनदेखी कर सकते हैं। आज मैं सुनिश्चित करूंगा कि आप सभी स्वर्गीय पर्वत रक्तकुंड तक पहुंचें। ये सुनकर हान यू और नालन्यानरान क्षण भर के लिए दंग रह गए, फिर प्रशंसा से जियाओ यीजियान को देखा। ऐसी आत्मविश्वासी और शक्तिशाली वरिष्ठ बहन को कौन पसंद नहीं करेगा। ओह, मैं लगभग कुछ भूल ही गया था। अचानक हान यू ने अपने माथे पर थपकी दी, जैसे कि उसे कुछ याद आ रहा हो, और उत्साह से जियाओ यीजियान की ओर मुड़ी। वरिष्ठ बहन जियाओ यीजियान, मेरे जाने से पहले मेरे गुरु ने मुझे विशेष रूप से कुछ महत्वपूर्ण बताया था। आपके गुरु ने विशेष रूप से इसका उल्लेख किया है। चलो इसे सुनते हैं, जियाओ यीजियान ने कहा। उसकी आंखों में उत्साह की झलक दिख रही थी। गूहे के शब्दों को याद करते ही हान यू की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। गुरु ने आप सभी को ये बताने के लिए कहा था कि जब तियानमू पर्वत श्रृंखला में ऊर्जा ज्वार अपने चरम पर पहुंचता है तो स्वर्गीय पर्वत रक्तकुंड यहाँ का सबसे बड़ा खजाना नहीं है। स्वर्गीय पर्वत रक्तकुंड सबसे बड़ा खजाना नहीं है। क्या तियानमू पर्वत श्रृंखला में इससे बेहतर कुछ है? जियाओ यीजियान की दिलचस्पी और बढ़ गई। हान यू ने आगे कहा, मास्टर ने कहा कि तियानमू पर्वत श्रृंखला में प्रत्येक ऊर्जा ज्वार के दौरान अधिकांश ऊर्जा स्वर्गीय पर्वत रक्तकुंड के लाल तरल में संघनित हो जाती है। हालांकि ऊर्जा का एक छोटा हिस्सा रक्तकुंड के तल पर डूब जाता है और समय के साथ जम जाता है। यह ऊर्जा, हालांकि दुर्लभ है, अनगिनत वर्षों के संचय के कारण अविश्वसनीय रूप से शुद्ध है। रक्तकुंड के तल में सबसे शुद्ध ऊर्जा होती है। आपके गुरु को ये सब कैसे पता है? जियाओ यीजियान की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। वरिष्ठ बहन शियान मास्टर ने कहा कि यद्यपि उस स्थान की ऊर्जा अविश्वसनीय रूप से शुद्ध है, फिर भी उसमें अग्नि विष की एक महत्वपूर्ण मात्रा मौजूद है। तुम्हारा शरीर इस अग्नि विष को नियंत्रित करता है, इसलिए मास्टर ने मुझे निर्देश दिया है कि मैं तुम्हें इसे अवशोषित करने के लिए अकेले वहां जाने दूं। जब हान यू बोल रही थी तो उसने रक्तकुंड के तल पर स्थित स्थान, स्वर्ण भक्षण करने वाले माउस कबीले द्वारा स्थापित स्थानिक अवरोध और कैसे उनके कबीले के नेता ने अग्नि विष के कारण समय के साथ चोटें जमा की थी, का भी उल्लेख किया। मुझे लगता है कि मास्टर पहले भी यहाँ आ चुके हैं, नालन्यानरान ने धीरे से कहा। ये सिर्फ उसके साथ ही नहीं हुआ था। इस समय जियाओ यीजियान और अन्य लोगों को भी लगा कि सब कुछ इतनी बारीकी से वर्णित किया गया था कि ऐसा लग रहा था जैसे गुहे ने इसे व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया हो। अन्यथा वह इतने विस्तृत निर्देश कैसे दे सकता था? मास्टर बेहद सक्षम हैं, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्हें इस जगह के बारे में पूरी जानकारी है। जियाओ यीजियान ने मुस्कुराते हुए कहा। गुहे के ज्यादातर निर्देश उसके इर्द गिर्द घूमते थे, जिससे वह बहुत प्रसन्न हुई। इसके अलावा इस तरह के खजाने और अवसर ने हान यू और नालन्यानरान को बिना किसी कारण के भी महसूस करने के लिए छोड़ दिया। ईर्ष्यालु, क्योंकि केवल जियाओ यीजियान ही अग्नि विष को पूरी तरह से अनदेखा और परिष्कृत कर सकता था। थोड़ी देर बाद जियाओ यीजियान और उसका समूह तियानमू पर्वत के मध्य बिंदु को स्पष्ट रूप से देख सकता था। तियानमू पर्वत के आधे रास्ते पर एक असाधारण रूप से विशाल मंच था, जिसे बड़े करीने से चट्टानों से बनाया गया था। मंच के किनारे पर एक पत्थर की सीढ़ी थी जो सीधे पहाड़ के शिखर तक जाती थी। हालांकि उस समय पत्थर की सीढ़ियों पर मानव जैसे चूहे के सिर वाले सोने को खाने वाले चूहे पहरा दे रहे थे। मंच पर पत्थर की सीढ़ियों के बाहर एक छोटा बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसकी आंखें तीक्ष्णता से चमक रही थीं क्योंकि वह जियाओ यीजियान और उसके समूह को घूर रहा था। इस छोटे बूढ़े आदमी के बगल में कामुक बुजुर्ग जिंगू, जो पहले भूल भुलैया में दिखाई दिया था, दो विशाल गहरे सुनहरे बालों वाले विशाल चूहों के साथ था। ये दो सोने को खाने वाले चूहे औसत से काफी बड़े थे और उनकी आंखों में मनुष्यों के बराबर की तीक्ष्ण बुद्धि थी। ये दोनों गोल्ड डिवोरिंग चूहे स्पष्ट रूप से छठे स्तर पर थे।
वे इस बार तियानशान रक्त पूल में प्रवेश करने के लिए संभावित उम्मीदवार थे। यदि वे डू पूर्वज चरण में प्रवेश कर जाते और अपने कष्टों से बच जाते तो वे मानव रूप धारण कर सकते थे और गोल्ड डिवोरिंग माउस कबीले के मुख्य सदस्य बन सकते थे। कामुक बुजुर्ग ने मंच पर उतर रहे समूह पर नजर डाली और जिंगू की ओर मुड़ा। जिंगू, क्या ये वही मानव लड़कियां हैं जिनका तुमने पहले उल्लेख किया था? हाँ, जो उनका नेतृत्व कर रही थी। मैं उसकी ताकत को भी नहीं पहचान सका, लेकिन मुझे यकीन है कि वह पहले ही डू पूर्वज चरण तक पहुंच चुकी है। जिंगू ने बूढ़े आदमी के सवाल पर सिर हिलाया। इतनी कम उम्र में डू पूर्वज चरण को प्राप्त करना, इन व्यक्तियों की पृष्ठभूमि असाधारण होनी चाहिए। बूढ़े आदमी ने आश्चर्य में आह भरी। अगले ही पल जियाओ यी जियान का समूह गोल्ड डिवोरिंग माउस कबीले के मानव जैसे चूहे के सिर वाले पहरेदारों को पार कर सीधे मंच पर उतर गया। छोटे बूढ़े आदमी से सिर्फ 2 मीटर की दूरी पर रुक गया। ये देखकर बूढ़े आदमी ने जियाओ यी जियान के समूह की ओर अपनी नज़र घुमाए और धीरे से बोला, मैं गोल्ड डिवोरिंग माउस कबीले का नेता जिनशे हूँ। चूंकि तुम इतनी जल्दी यहाँ पहुँचने में कामयाब हो गए हो तो तुम असाधारण हो। तुम्हें तियानमू पर्वत के नियम भी पता होने चाहिए। आवंटित समय और हमारे द्वारा निर्धारित चौकियों को पार करने के बाद ही तुम शेष 8 स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हो। हमारे पीछे उस झुंड का इंतजार करो। जियाओ यी जियान ने जिनशी के शब्दों पर थोड़ा भौहें सिकुड़ी। जियाओ यी जियान के नाखुश भाव को देखते हुए जिनशी ने आश्चर्यजनक रूप से मुस्कुराते हुए शांति से समझाया, मिस कृपया अधीर न हो। ऊर्जा का ज्वार अभी अपने चरम पर नहीं पहुंचा है। अगर तुम अभी ऊपर भी जाओगी तो यह व्यर्थ होगा। हान यू जियो यी जियान के प्रति जिनशी के रवैये से अंदर ही अंदर हैरान थी। हान यू ने जिनशी की प्रतिष्ठा के बारे में सुना था। सालों पहले तियानशान ब्लड पूल के लिए हुई बड़ी लड़ाई के दौरान इस बूढ़े ने बेजोड़ शक्ति का प्रदर्शन किया था। विंड थंडर नॉर्थ पवेलियन के मास्टर और एक अनुभवी पावरहाउस तियान लीजी भी उसे हराने में विफल रहे। अकेले इसने जिनशी की दुर्जेय ताकत का प्रदर्शन किया। फिर भी अब जिनशे जियाओ यी जियान से इतने सम्मान और विनम्रता से बात कर रहे थे, बिना किसी वरिष्ठता के भाव के। इस क्षण में हान यू ने आखिरकार जियाओ यी जियान की शक्ति की महत्ता को समझ लिया। दूसरी वरिष्ठ बहन की शक्ति भी इतनी भयानक है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि वह मायावी वरिष्ठ भाई कितना शक्तिशाली होगा। हान यू ने विचलित होकर खुद से कहा। कबीले के नेता जिनशे चून की तियानशान रक्त पूल को अपनी चरम सीमा तक पहुंचने में कुछ समय लगेगा, इसलिए हमें पहले चौकियों से निपटना चाहिए और उन स्थानों को सुरक्षित करना चाहिए, जियाओ यी जियान ने जिनशे से गंभीरता से कहा। ये सुनकर जिनशे और जिंगू दोनों परेशान दिखे। मिस, चौकियों से निपटना सहमत नियमों का हिस्सा है। हमें निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक कि अधिकांश प्रतिभागी नहीं आ जाते। यदि आप समय से पहले आगे बढ़ते हैं तो इसे अन्यायपूर्ण माना जा सकता है, जिनशे ने धैर्यपूर्वक समझाया। इसमें क्या अनुचित है? हम पहले यहाँ पहुँचे हैं और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। स्वाभाविक रूप से हम योग्यताएं पूरी करते हैं, जियाओ यी जियान ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया। जिनशे ने गहरी सांस ली। वह जानता था कि जियाओ यी जियान के साथ कोई तर्क नहीं था। यदि आप अभी आगे बढ़ने पर जोर देते हैं तो आप सभी गुटों द्वारा स्थापित समझौते की अवहेलना करते हैं और गोल्ड डिवोरिंग माउस कबीले के लिए कोई सम्मान नहीं दिखाते हैं, जिनशे ने कहा। उनका स्वर अंततः चिड़चिड़ाहट से भर गया। बूढ़े आदमी, भले ही वे अन्य लोग आ जाएं, अगर मेरा संप्रदाय उन्हें तियानशान रक्त पूल में नहीं जाने देने का फैसला करता है तो कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। जियाओ यी जियान ने बेपरवाही से जवाब दिया। इसके अलावा आपकी चोटों और कमजोर शरीर की वर्तमान स्थिति के साथ मुझे संदेह है कि आप मुझे रोक सकते हैं। आप वास्तव में मेरी चोटों को समझ सकते हैं। जिनशे की नज़रें जियाओ यी जियान को घूरते हुए तीखी हो गईं, उनकी आवाज़ में संदेह था। क्या ये हो सकता है कि आप एक शीर्ष स्तरीय कीमियागर हैं? जिनशे का संदेह समझ में आता था। यहाँ तक कि कुलीन 6ठी श्रेणी के कीमियागर भी उसकी आंतरिक चोटों का पता नहीं लगा सकते थे। क्या ये 17 या 18 वर्षीय लड़की उस स्तर को पार कर सकती है? यह आपकी चिंता का विषय नहीं है, जियाओ यी जियान ने उदासीनता से उत्तर दिया। वह निश्चित रूप से यह स्वीकार नहीं करेगी कि यह उसका अवलोकन नहीं था, बल्कि गुहे से हान यू और फिर उसके पास पहुंची जानकारी थी। जियाओ यी जियान के घमंडी व्यवहार ने जिनशी को उसके दावों पर कुछ हद तक विश्वास दिलाया, जिससे उसके बारे में उसका मूल्यांकन और भी बढ़ गया। मिस, स्थिति चाहे जो भी हो, मैं चेकपॉइंट्स को जल्दी चुनौती देने की अनुमति नहीं दे सकता। ये सिर्फ मेरा निर्णय नहीं है, नियम लागू हैं। अगर मैं उनका उल्लंघन करता हूं तो दूसरे गुट इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इससे मेरे कबीले पर एक एकीकृत हमला हो सकता है, जिनशे ने कड़वाहट से कहा। सोना खाने वाले चूहे कबीले को पहले ही करारी हार का सामना करना पड़ा था। अब वे केवल प्रमुख गुटों के सत्ता संघर्ष के अंतराल में जीवित बचे थे। इतनी झल्लाहट। जियो यी जियान जिनशी की व्याख्या सुनने के बाद स्पष्ट रूप से परेशान दिखीं। अगर जिनशी के लगातार विनम्र लहजे के लिए नहीं तो शायद वह पहले ही अपना आपा खो चुकी होती।
यानरान, हान यू, जियोइन, चलो सीधे शिखर पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या वे हमें रोकने की हिम्मत करते हैं। जियो यी जियान जिनशे से दूर हो गई, समूह को शिखर की ओर बढ़ने का संकेत दिया। ये देखकर जिंगू और जिनशे ने हिचकिचाहट भरी निगाहों का आदान प्रदान किया, इस बात पर असमंजस में थे कि उन्हें हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं। कबीले के नेता, ये युवतियां लापरवाही से और बिना किसी डर के काम करती हैं। वे संभवतः एक शक्तिशाली गुट से आती हैं। उन्हें नाराज करना अन्य ताकतों के साथ हमारे समझौते को तोड़ने से ज्यादा परेशानी ला सकता है, जिंगू ने सावधानी से कहा। मैंने भी यही सोचा है। इन लोगों के पास मजबूत समर्थन होना चाहिए। हमारी ताकत को जानते हुए भी वे अभी भी हमारे लिए कोई सम्मान नहीं दिखाते हैं, जिनशे ने सिर हिलाकर जवाब दिया। तो चौकियों के बारे में क्या? जिंगू ने बेपरवाही से पूछा। चौकियां योजना के अनुसार आगे बढ़ेंगी। इस तरह हम कम से कम अन्य बलों को स्पष्टीकरण दे सकते हैं, जिनशे ने एक पल सोचने के बाद कहा। जैसे ही जिनशे ने बोलना समाप्त किया, उसने जियाओ यी जियान और उसके साथियों की पीछे हटती हुई आकृतियों को देखा, जो पत्थर की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे। अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए उसने चेतावनी दी, देवियों, ऊपर हमारे कबीले द्वारा एक माउस टाइट साउंड वेव एरे स्थापित किया गया है। आप में से जितने अधिक लोग एक साथ चढ़ेंगे, इसकी शक्ति उतनी ही मजबूत होगी। यदि आप सरनी को पार कर सकते हैं तो आप शिखर तक पहुंच जाएंगे। जियाओ यी जियान के समूह ने चेतावनी पर थोड़ी देर के लिए विराम लिया, फिर अपनी स्थिर चढ़ाई जारी रखी। पत्थर की सीढ़ियों के चारों ओर अनगिनत सोना खाने वाले चूहों ने अपनी आंखें खोलीं, उनके फर में शक्तिशाली ध्वनि तरंगें निकलने लगीं। आसपास के क्षेत्र में ऊर्जा तेजी से अराजक हो गई। आने वाली तरंगों के जवाब में जियाओ यिन ने जल्दी से हाथ की मुहरों की एक श्रृंखला का प्रदर्शन किया। कुछ ही क्षणों बाद हान यू और नालन यानरान के चारों ओर अदृश्य ऊर्जा अवरोध उत्पन्न हो गए। भेदी ध्वनि तरंगें अब एक तूफान की तरह संघनित हो गई थीं, जो ऊपर से नीचे की ओर बढ़ीं, जिसका उद्देश्य जियाओ यी जियान के समूह को दबाना था। फिर भी जैसे ही ये भारी लहरें समूह के आधे फुट के भीतर पहुंची, वे एक अदृश्य अवरोध से टकरा गईं, जिससे हवा में बहरे विस्फोट हो गए। ध्वनि तरंगें, विशाल और दुर्जय, अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले पूरी तरह से नष्ट हो गईं। जियाओ यी जियान और उनके साथियों ने अपनी स्थिर प्रगति जारी रखी, अप्रभावित और अडिग। स्थानिक शक्ति, उनमें से कोई व्यक्ति स्थानिक शक्ति को इतनी असाधारण डिग्री तक इस्तेमाल कर सकता है? जिनशे ने अविश्वास में कहा। यहां तक कि वह भी ऐसी महारत हासिल नहीं कर सकता था। तियानमू पर्वत श्रृंखला में ऊर्जा ज्वार के दौरान 3 सितारा डू पूर्वज से अधिक ताकत वाले बाहरी लोग आमतौर पर ऊर्जा ज्वार से प्रतिक्रिया को ट्रिगर करते हैं। हालांकि अगर कोई स्थानिक शक्ति का उपयोग करके अपनी आभा को अलग कर सकता है, तो वे इस तरह के नतीजों से बच सकते हैं। स्थानिक हेरफेर के इस स्तर को प्राप्त करने के लिए अक्सर डू पूर्वज स्तर पर अनगिनत वर्षों के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, या यहाँ तक कि एक डू आदरणीय की ताकत भी। फिर भी जियो यिन ने न केवल अपनी आभा को सुरक्षित रखा, बल्कि दूसरों को भी ऐसी दुर्जय सुरक्षा प्रदान की। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि जिनशे इतना हैरान था। भगवान का शुक्र है कि हमने जल्दबाजी में काम नहीं किया और अनावश्यक संघर्ष का कारण नहीं बना। जिनशे के वृद्ध चेहरे पर राहत की झलक दिखाई दी। ... लंबी पत्थर की सीढ़ियां आगे फैली हुई थीं, फिर भी जियाओ यी जियान का समूह लगातार आगे बढ़ता रहा। सीढ़ियों के चारों ओर की जगह के हर इंच को भरने वाली भारी, लगभग मूर्त ध्वनि तरंगें उन्हें पूरी तरह से घेरती हुई लग रही थीं। हालांकि हान यू, नालन यानरान और जीमो जियू को कुछ भी महसूस नहीं हुआ, मानो वे एक शांत दुनिया में कदम रख रहे हों। थोड़ी देर में समूह पहाड़ की ढलान से जिनशे और जिंगू की दृष्टि की रेखा से बाहर निकल गया और शिखर पर पहुंच गया। सीढ़ियों की रखवाली कर रहे सुनहरे विशालकाय चूहों ने महसूस किया कि उनकी ध्वनि तरंगों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और आराम करने के लिए वापस चले गए। तियानमू पर्वत का शिखर विशाल था, असमान जमीन और दांतेदार चट्टानों से भरा हुआ था। जियाओ यी जियान और उनका समूह एक बड़े पत्थर से बने चिकने पत्थर के मंच पर रुका। हालांकि शिखर पर पहुंचने के बावजूद वे तथाकथित तियानशान रक्तपूल को नहीं देख सके। जहां वे खड़े थे, वहां से ऊपर देखने पर वे आकाश में ऊर्जा ज्वार की घनी लहरें देख सकते थे। उनसे निकलने वाली मंद, दमनकारी ऊर्जा ने शियाओ यिन और शियाओ यी जियान को छोड़कर सभी में अनैच्छिक ठंड पैदा कर दी। बहुरंगी ऊर्जा ज्वार लहर के बाद लहर में बाहर की ओर फैल गया, जिससे एक शानदार और विस्मयकारी दृश्य बन गया। जब उन्होंने अपने आसपास का निरीक्षण किया, तो नीचे पत्थर की सीढ़ी से तेज हवा की आवाज आई। यह कोई और नहीं बल्कि कामुक बुजुर्ग जिंगू थे, जो उनके पीछे पीछे ऊपर आए थे। महिलाओं, तियानशान रक्तपूल शिखर पर गहराई में स्थित है। एक बार जब आप वहां पहुंच जाते हैं, तो आप एक पल के लिए आराम कर सकते हैं। जब ऊर्जा अपने चरम पर पहुंच जाती है, तो मैं अपने कबीले के 2 युवा सदस्यों और 3 अन्य लोगों को साथ लेकर आऊंगा, जिन्होंने अगले चरण के लिए आपके साथ जुड़ने के लिए अपने स्थान सुरक्षित कर लिए हैं। जिंगू ने जियो यी जियान और उसके समूह को संबोधित करते हुए अपने स्वर को विनम्र और सम्मानजनक बनाए रखा।
ठीक है, मैं समझ गया। जियो जियान ने उसे विदा करने के लिए अपना हाथ हिलाते हुए ये संकेत देते हुए कि उसे उनका पीछा करना बंद कर देना चाहिए, संक्षेप में उत्तर दिया। समझ गया। ठंडे स्वागत के बावजूद जिंगबू ने कोई नाराजगी नहीं दिखाई। वह जल्दी से मुड़ा और चला गया। जिंगबू के जाने के बाद जियाओ जियान और उसके साथी आसमान में ऊर्जा के ज्वार के नीचे आगे बढ़े दांतेदार चट्टानों के समूहों के बीच से गुजरे। ऊर्जा प्रवाह की अपनी धारणा से निर्देशित होकर वे 7 या 8 मिनट के बाद एक उच्चतर सुविधाजनक स्थान पर चढ़ गए। इसके बाद उन्होंने जो देखा उससे नालन यानरान और हान यू की सांसें रुक गईं। उनके सामने एक विशाल ज्वालामुखीय गड्ढा था। इसकी गहराई से रुक रुक कर गर्म अग्निविष से भरे धुएं की लपटें उठ रही थीं। गड्ढे के केंद्र में एक छोटा सा तालाब था जो केवल कुछ मीटर चौड़ा था। अंदर तरल विरल था जो पिघले हुए लावा की तरह उग्र लाल रंग के हल्के निशान दिखा रहा था। यानरान, हालांकि इस रक्त तालाब में ऊर्जा प्रचुर मात्रा में है, लेकिन आपकी साधना अभी तक डू सम्राट चरण तक नहीं पहुंची है। जब आप बाद में तालाब में प्रवेश करते हैं तो औषधीय सहायता के साथ भी सुनिश्चित करें कि आप खुद को बहुत अधिक जोर न दें। जियाओ जियान ने ऊर्जा से भरपूर रक्त तालाब पर एक नज़र डालते हुए चेतावनी दी। याद दिलाने के लिए शुक्रिया सीनियर सिस्टर, मैं सावधान रहूंगी, नलन यानरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसकी वर्तमान साधना पहले ही डूकिंग के शिखर पर पहुंच चुकी थी। अगर उसने पूल की ऊर्जा को प्रभावी ढंग से अवशोषित कर लिया तो वह जल्द ही डू सम्राट चरण में कदम रख सकती है। जियोयिन चून की मास्टर ने उल्लेख किया है कि तियानशान रक्त पूल के तल में गोल्ड डिवोरिंग माउस कबीले द्वारा स्थापित एक स्थानिक अवरोध है, इसलिए आपको बाद में इसमें प्रवेश करने में मेरी सहायता करनी होगी। उसके बाद वापस आकर हान यू, यानरान और जीमो जियू पर नज़र रखना, जियो जियान ने निर्देश दिया। जियोयिन चून की मास्टर ने बताया है कि तियानशान ब्लड पूल के तल पर भक्षण करने वाले गोल्ड माउस कबीले द्वारा एक स्थानिक अवरोध स्थापित किया गया है, इसलिए बाद में मुझे इसमें प्रवेश करने में सहायता करें। उसके बाद बाहर रहें और हान यू, यानरान और आहजी की देखभाल करें। जियोयिन की ताकत के बारे में जियो जियान की समझ के आधार पर वह जानती थी कि तियानशान ब्लड पूल का अब उसके स्तर के किसी व्यक्ति पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं था, इसलिए उसने चीज़ों को इस तरह से व्यवस्थित किया। चिंता मत करो बहन जियान, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। जियोयिन ने उसके निर्देश सुनकर खुशी से सिर हिलाया। 2 घंटे बाद तियानमू पर्वत की तलहटी में युवा प्रतिभाओं का पहला समूह जो पर्वत श्रृंखला में घुसा था आखिरकार भूलभुलैया के प्रवेश द्वार के सामने पहुंच गया। हाँ, इस भूलभुलैया का प्रवेश द्वार इतना बड़ा क्यों है? क्या संप्रदाय के अभिलेखों में यह नहीं लिखा है कि एक समय में केवल एक ही व्यक्ति गुजर सकता है? भूलभुलैया के प्रवेश द्वार के सामने खड़े होकर जियांग फैंग ने उस बड़े छेद को देखा जिसे जियाओयिन ने विस्फोट करके खोला था। उसका चेहरा भ्रम से भरा हुआ था। उसके पीछे लगभग 24 या 25 साल के 2 युवक उसकी प्रतिक्रिया साझा कर रहे थे। ये दोनों बोन ट्रांसफॉर्मेशन सिटी में बोन ट्रांसफॉर्मेशन संप्रदाय के गुरु फू फैंग के प्रत्यक्ष शिष्य थे। उनकी ताकत 8 सितारा डू सम्राट के स्तर तक पहुंच गई थी, जिससे वे इस बार प्रवेश करने वाले समूह में शीर्ष क्रम के विशेषज्ञों में से एक बन गए। भाई जियांग फैंग, क्या आप जानते हैं कि यहाँ क्या हुआ? दोनों ने एक साथ जियांग फैंग से पूछा। मुझे कोई जानकारी नहीं है। जब मैं आया था तब ये पहले से ही ऐसा था, जियांग फैंग ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया। इस भूलभुलैया के प्रवेश द्वार को स्पष्ट रूप से किसी ने नष्ट कर दिया था। ऐसा करने की हिम्मत कौन कर सकता है? क्या वे भक्षण करने वाले सोने के चूहे कबीले को नाराज करने और मुसीबत को आमंत्रित करने से डरते नहीं हैं? अस्थि परिवर्तन संप्रदाय के 2 शिष्यों ने संदिग्ध रूप से बड़े छेद की जांच की क्योंकि वे उस ओर चले गए। ये बहुत बढ़िया है। भूलभुलैया के प्रभाव को समाप्त कर दिया गया है और हम वहां से गुजरने में बहुत समय बचा सकते हैं। बिल्कुल, हालांकि यहाँ धुंध अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक घनी है, लेकिन यह अब हमारी दृष्टि को बाधित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये देखते हुए दोनों शिष्यों ने जियांग फैंग पर कोई ध्यान नहीं दिया और जल्दी से छेद से गुजर गए, उसके नज़र से ओझल हो गए। ये देखकर जियांग फैंग ने अब और संकोच नहीं किया और अब बेकार हो चुकी भूलभुलैया में कदम रखा। क्योंकि भूलभुलैया के प्रभाव लगभग खत्म हो चुके थे, विस्तृत मानचित्रों से लैस उन शिष्यों ने जल्दी से क्षेत्र का पता लगाया। उन्हें भूलभुलैया से बाहर निकलने और पहाड़ के मध्य बिंदु पर तियानशी प्लेटफॉर्म पर पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगा। इस समय जियांग फैंग, जो तेजी से ऊपर चढ़ रहा था, और अस्थि परिवर्तन संप्रदाय के शिष्य तियानशी प्लेटफॉर्म पर पहुंचे। केवल भक्षण करने वाले सोने के चूहे कबीले के सदस्यों को देखकर उनके चेहरे तुरंत उत्साह से चमक उठे। परंपरा के अनुसार प्लेटफॉर्म पर अन्य मनुष्यों की अनुपस्थिति का मतलब था कि वे सबसे पहले पहुंचे। हुश हुश हुश! जियांग फैंग और बोन ट्रांसफॉर्मेशन संप्रदाय के 2 शिष्य एक के बाद एक मंच पर उतरे, उनके चेहरों पर गर्व की भावना थी। हालांकि जियांग फैंग ने भक्षण करने वाले गोल्ड माउस कबीले से जिस मान्यता की उम्मीद की थी, प्रशंसा या कम से कम स्वीकृति, वह नहीं आई।
इसके बजाय कबीले के सदस्य जिनशे और जिंगू ने ठंडे भावों के साथ, यहाँ तक कि भौहें सिकोड़ते हुए, उन्हें देखने से पहले मुश्किल से उनकी ओर देखा। हम्फ, उस समय के पराजित अवशेषों का एक समूह। वे इतने ऊंचे और शक्तिशाली क्यों व्यवहार कर रहे हैं? जियांग फैंग को गुस्सा आया। उसके दिमाग में भक्षण करने वाला गोल्ड माउस कबीला केवल गौरवशाली द्वारपालों का एक समूह था। थोड़े समय बाद और लोग तियानशी प्लेटफॉर्म पर चढ़ने लगे। इस बार 10 या 20 के समूह एक साथ आए, जो पिछले वर्षों की संख्या से कहीं ज्यादा थे। बड़े और छोटे, लगभग सभी आसपास के गुटों के प्रतिनिधि यहाँ पहुंच चुके थे। जैसे जैसे प्लेटफॉर्म पर भीड़ बढ़ती गई, जिनशे और जिंगू के भाव गहरे होते गए, उनकी भौहें और भी गहरी होती गईं। अहम समय आ गया है। आप में से कौन सबसे पहले परीक्षण का प्रयास करना चाहता है? जिनशे ने खुद को आगे बढ़ने और स्थिर स्वर में बोलने के लिए मजबूर किया। इस साल का परीक्षण वही है, माउस्टाइड सोनिक एरे। जो कोई भी इसे पार कर पाएगा उसे तियानमू पर्वत की चोटी पर चढ़ने की अनुमति दी जाएगी। अब तक 5 व्यक्ति पहले ही परीक्षण पूरा कर चुके हैं और शिखर पर पहुंच चुके हैं। ये कहने के बाद जिनशे ने जानबूझकर अपनी आवाज़ कम कर ली और शांत व्यवहार बनाए रखने का प्रयास किया। मैं पहले जाऊंगा। जिनशे के शब्द पूरी तरह से शांत होने से पहले एक प्रमुख संप्रदाय का शिष्य, जो खुद को साबित करने के लिए उत्सुक था, आगे बढ़ा। हालांकि जैसे ही यह 7 सितारा डू सम्राट ऊपर की ओर जाने वाली पत्थर की सीढ़ी की ओर छलांग लगाने वाला था, जियांग फैंग ने अचानक बीच में टोक दिया। रुको! अपनी बाँह उठाकर और जोर से पुकारते हुए जियांग फैंग ने जिनशे और जिंगू की ओर कुछ कदम बढ़ाए, उनसे सवाल करते हुए। नियमों के अनुसार आपके भक्षक गोल्ड माउस कबीले को केवल 2 स्थान आवंटित किए गए हैं। फिर भी अब आप दावा करते हैं कि 5 लोग पहले ही ऊपर जा चुके हैं। क्या आप अपने लिए 5 और स्थान लेने का इरादा रखते हैं? क्या आप इस तरह के लालच से सभी के गुस्से को भड़काने से डरते नहीं हैं? जैसे ही जियांग फैंग ने बोलना समाप्त किया, अधिक लोगों को उसके शब्दों के निहितार्थ का एहसास होने लगा और भक्षक गोल्ड माउस कबीले के खिलाफ आरोपों में शामिल हो गए। ये सही है, जियांग फैंग बिल्कुल सही है। भक्षक गोल्ड माउस कबीले का इस साल का व्यवहार अपमानजनक है। क्या वे पिछले समझौतों की अवहेलना करने का इरादा रखते हैं? हम यहाँ इतने सारे लोग हैं, फिर भी आप हमें केवल 3 स्थान दे रहे हैं। भक्षण गोल्ड माउस कबीला बहुत लालची है। बढ़ते आक्रोश का सामना करते हुए जिनशे ने बल का सहारा नहीं लिया, बल्कि गुस्से में कहा, हम्फ, बकवास करना बंद करो। मेरे भक्षण गोल्ड माउस कबीले ने कभी समझौते का उल्लंघन नहीं किया है। पहले परीक्षण पास करने वाले 5 व्यक्ति हमारे कबीले से नहीं हैं। हर साल परीक्षण खुले और पारदर्शी होते हैं। ऐसा क्यों है कि इस साल कुछ लोग पहले ही पास हो गए? क्या मजाक है? जियांग फैंग ने जिनशे के स्पष्टीकरण के जवाब में व्यंग्य किया। जियांग फैंग के शब्दों ने भीड़ के गुस्से को फिर से भड़का दिया, जो अभी अभी कम होना शुरू हुआ था। ये देखकर जिंगू की आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, युवक, अगर तुम कबीले के नेता से इतनी अपमानजनक बात करते रहे तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अभी पहाड़ से नीचे नहीं फेंक दूंगा? जिंगू से निकलने वाला अत्यधिक दबाव पूरी तरह से जियांग फैंग पर केंद्रित था, जिससे उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसे जल्दी से एहसास हुआ कि उसके सामने दिखने वाला साधारण बुजुर्ग जिनशे कोई और नहीं बल्कि डेवोरिंग गोल्ड माउस कबीले का नेता था, एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में अफवाह थी कि वह विंड थंडर पवेलियन की उत्तरी शाखा के स्वामी तियानलेजी का प्रतिद्वंद्वी है। हे भगवान, मैंने इतने भयानक विशेषज्ञ के सामने इतनी बेशर्मी से काम किया। जियांग फैंग को तुरंत अपने पिछले व्यवहार पर पछतावा हुआ। वह जो शब्द कहना चाहता था वे उसके गले में वापस आ गए। वरिष्ठ, अभी मेरी गलती थी। कृपया मेरी जल्दबाजी को माफ करें। जियांग फैंग ने अपना सिर नीचे किया और जिनशे से ईमानदारी से माफ़ी मांगी। इसे भूल जाओ, मेरे डेवोरिंग गोल्ड माउस कबीले ने हमेशा नियमों का पालन किया है। हालांकि यह सच है कि जो कोई भी ट्रायल पास करता है वह शिखर पर चढ़ सकता है, लेकिन अगर 8 से ज़्यादा लोग शिखर पर पहुंचते हैं तो उन्हें भी स्पॉट के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करनी होगी। जिनशे ने हाथ हिलाया, उनके शब्दों का स्पष्ट अर्थ था। ये स्पष्ट था कि कोई भी व्यक्ति ट्रायल कब पूरा करता है, इसके बावजूद शिखर पर केवल 8 स्थान आवंटित किए जाएंगे और जो लोग इसे पास कर लेंगे उन्हें आगे की प्रतियोगिता के माध्यम से अपनी पात्रता निर्धारित करनी होगी। उस स्थिति में मुझे ट्रायल का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति बनने दें। जियांग फैंग दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ा। वूश वूश, जैसे ही जियांग फैंग ने पत्थर की सीढ़ियों पर कदम रखा, वह तेजी से आगे बढ़ा और एक पल में 100 मीटर की दूरी तय कर ली। उस पल सीढ़ी के दोनों ओर आराम कर रहे सुनहरे विशालकाय चूहों ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उनके मुंह से एक भयानक ध्वनि तरंग निकली जो जियांग फैंग की ओर बढ़ रही थी। जवाब में उसने जल्दी से खुद को बचाने के लिए अपने डूक्यू को चैनल किया। हालांकि डूक्यू बैरियर को सक्रिय करने से उसकी गति कम हो गई, लेकिन वह बहुत कम समय में पहाड़ की चोटी पर पहुंचने में सफल रहा।
परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा हुआ। जिंगबू ने तुरंत जियांग फैंग की सफलता की घोषणा की। फिर उसका आंकड़ा तेजी से शिखर पर चला गया। अगला, जिनशी ने तियानशी प्लेटफॉर्म पर आवाज लगाए। बोन ट्रांसफॉर्मेशन सेक्ट के झोंकशुफान। जैसे ही जिनशी ने बोलना समाप्त किया, बोन ट्रांसफॉर्मेशन सेक्ट के झोंकशुफान आगे बढ़ गए। पत्थर की सीढ़ी के क्षेत्र में प्रवेश करते ही ध्वनि तरंग के हमले बढ़ गए फिर से। हालांकि झोंकशुफान ने उनका सामना करने के लिए अपने प्रचुर डुक्यूई पर भरोसा किया। उसके कदम स्थिर और तेज थे, एक ही छलांग में कई दर्जन मीटर की छलांग लगा रहे थे। कुछ ही पलों में वह शिखर के पास था। इस बिंदु पर पहुंचकर झोंकशुफान ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। शिखर की ओर मुड़ते हुए उसने जियांग फैंग की ओर देखा, एक शरारती मुस्कान दी और अपने शरीर से पानी नीले डुक्यूई की एक लहर को छोड़ दिया। इसने उसे पानी के गोले की तरह घेर लिया। एक स्टॉम्प के साथ उसने खुद को ऊपर की ओर उछाला। गोले ने क्रूर बल के साथ ध्वनि तरंगों को काट दिया। मंच पर मौजूद दर्शक आश्चर्य में डूब गए। कुछ लोग जियांग फैंग और झोंकशुफान द्वारा प्रदर्शित डुक्यूई की विशुद्ध शक्ति पर अंदर से आश्चर्यचकित थे। उनके तरीके हालांकि कुछ हद तक अनाड़ी थे, लेकिन माउस टाइड सोनिक एरे पर काबू पाने में निर्विवाद रूप से प्रभावी थे। जिस आसानी से जियांग फैंग और झोंकशुफान ने परीक्षण पास किया था, उससे उत्साहित होकर मंच पर मौजूद युवा प्रतिभाओं में आत्मविश्वास भर गया और वे एक के बाद एक पत्थर की सीढ़ियों की ओर दौड़ पड़े। हालांकि हर कोई जियांग फैंग की सफलता को दोहरा नहीं सका। 8 सितारा डू सम्राट स्तर से कम ताकत वाले लोगों में से केवल एक व्यक्ति मुश्किल से परीक्षण पास करने में कामयाब रहा, लेकिन गंभीर चोटों के बिना नहीं। उसके सहित केवल 5 प्रतिभागी शिखर पर पहुंचे थे। क्षतिग्रस्त भूलभुलैया के कारण कई अयोग्य व्यक्ति तियानशी प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए थे, जिससे परीक्षण अवधि काफी लंबी हो गई। लगभग आधे प्रतिभागी अभी भी परीक्षण का प्रयास करने के लिए इंतजार कर रहे थे। जिनशी ने अधीरता से आग्रह किया, आपका समय समाप्त हो रहा है। जो लोग आधे घंटे के भीतर परीक्षण पूरा करने में विफल रहते हैं, उन्हें असफल माना जाएगा और निष्कासित कर दिया जाएगा। ये सुनकर मंच पर विभिन्न गुटों की युवा प्रतिभाएं चिंतित हो गईं। अपनी हताशा में कई लोगों ने एक साथ पत्थर की सीढ़ियों पर चढ़ने का प्रयास किया, जिसके कारण 5 या 6 के समूह एक साथ आगे बढ़ने लगे। हालांकि प्रतिभागियों की संख्या के साथ माउस टाइड सोनिक एरे की शक्ति में वृद्धि हुई। तीव्रता में इस उछाल के कारण समूह पर एक जबरदस्त ध्वनि तरंग ने हमला किया। उनमें से सबसे कमजोर व्यक्ति तुरंत गंभीर रूप से घायल हो गया, सीढ़ियों से पीछे की ओर फेंका गया। थप 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 अनगिनत प्रतिभागी पत्थर की सीढ़ियों से गिर गए। खून की खांसी के साथ वे वापस प्लेटफॉर्म पर आ गए। इस अराजकता में एक भी व्यक्ति उन्नत ध्वनि सरणी को तोड़ने में कामयाब नहीं हुआ। समय समाप्त हो गया है। जो लोग परीक्षण में विफल रहे हैं, उन्हें तुरंत पहाड़ छोड़ देना चाहिए। जिनशी की शांत लेकिन आज्ञाकारी आवाज ने असफल प्रतिभागियों के लिए परीक्षण के अंत की घोषणा की। उनके शब्दों को सुनकर कई युवा प्रतिभाएं निराशा से पीली पड़ गईं। फिर भी जिनशी ने उनकी निराशा को नजरअंदाज किया। अपने हाथ की एक लहर के साथ मानव शरीर और चूहे के सिर वाले कई मजबूत आकृतियां आगे बढ़ीं, पत्थर की सीढ़ी के प्रवेश द्वार को बंद कर दिया। कुछ ही क्षणों बाद जिनशी शिखर पर दिखाई दिए, जिंगबू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। जैसे ही जिनशी ने अपनी भयानक गति का प्रदर्शन किया, जियांग फैंग, झोंकशुफान और परीक्षण पूरा करने वाले अन्य 3 लोगों ने सम्मान के संकेत के रूप में उन्हें थोड़ा झुकाया। इसके तुरंत बाद जिनशी के पीछे खड़े 2 मांसल चूहे के सिर वाले व्यक्ति भी समूह में शामिल हो गए। चलो चलते हैं। तियानशान रक्तपूल पहाड़ की चोटी के भीतर गहराई में स्थित है। सभी की मौजूदगी में जिनशी और जिंगबू ने नेतृत्व किया। शिखर पर अव्यवस्थित चट्टानी इलाके के माध्यम से 7 के समूह का मार्गदर्शन किया। जिनशी और जिंगबू के नेतृत्व में समूह ने अजीब चट्टान संरचनाओं के बीच तेजी से नेविगेट किया। क्या वे 5 हैं जिन्होंने कथित तौर पर परीक्षण जल्दी पास कर लिया था? बस युवा लड़कियों का एक समूह। जियांग फैंग की नज़र जियाओई जियान और उसके समूह पर पड़ी, जो एक ऊंची ढलान पर खड़े थे, जिससे वह हैरान रह गया। इस समय तक जियाओई जियान के समूह ने पहले ही आ रहे दल को देख लिया था। एक संक्षिप्त नज़र डालने के बाद उन्होंने उन पर और ध्यान नहीं दिया। दोस्तों, तियानशान ब्लड पूल में एक बार में अधिकतम 10 लोग ही रह सकते हैं। चूंकि यहाँ आप 12 लोग हैं, इसका मतलब है कि आप में से 2 लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आपको आपस में ही निर्णय लेना होगा। जिनशी ने समूहों का परिचय दिए बिना परेशानी भरे मामले को उनके लिए हल करने के लिए छोड़ दिया। जिनशी के शब्दों को सुनकर डेवोरिंग गोल्ड माउस कबीले के 2 युवा प्रतिभाशाली लोगों को छोड़कर सभी ने अपनी संभावनाओं की गणना करना शुरू कर दिया। डू सम्राट स्तर की ऊर्जा वाला एक साधारण बच्चा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह एक जादुई जानवर होना चाहिए जिसने परिवर्तन की गोली खा ली हो। इससे 2 मध्यम श्रेणी के डू सम्राट, एक शीर्ष डू राजा और 2 ऐसे रह जाते हैं जिनकी ताकत का मैं अनुमान नहीं लगा सकता। लेकिन अगर वे बहुत शक्तिशाली होते तो वे ऊर्जा वृद्धि के दौरान तियानमू पर्वत श्रृंखला में प्रवेश नहीं करते।
सबसे कमज़ोर वह तलवार लिए हुए अलग थलग दिखने वाली महिला है। शायद हम उसे निशाना बना सकें। कुछ त्वरित विचार विमर्श के बाद पांचों ने उस घायल व्यक्ति को अलग करना शुरू कर दिया जो मुश्किल से परीक्षण में पास हुआ था। जियांग फैंग और एक अन्य प्रतिभागी जिन्होंने अपने एकल परीक्षणों के दौरान काफ़ी ताकत दिखाई थी, उन्हें अछूत माना गया। दो अस्थि परिवर्तन संप्रदाय के शिष्य जियांग फैंग से थोड़े कमज़ोर थे, लेकिन उन्होंने एक मजबूत टीम बनाई जिससे वे नासमझ लक्ष्य बन गए। इससे घायल व्यक्ति पांचों में सबसे कमज़ोर हो गया। जो यंग, तुम्हें स्वेच्छा से पद छोड़ देना चाहिए, जियांग फैंग ने ठंडे स्वर में घायल व्यक्ति को ठंडी निगाह से देखते हुए कहा। जैसे ही जियांग फैंग बोल रहा था, अन्य तीन वह प्रतिभागी जिसकी ताकत उसके और दो अस्थि परिवर्तन संप्रदाय के शिष्यों के बराबर थी ने अपना ध्यान जो यंग की ओर लगाया। मुझे क्यों करना चाहिए? मेरी ताकत यहाँ सबसे कमज़ोर नहीं है। वहाँ उन लड़कियों को देखो जिनकी साधना कमज़ोर है। मुझे ही क्यों जाना चाहिए? जो यंग ने गुस्से से दहाड़ते हुए ढलान पर जियाओ यी जियान के समूह की ओर उंगली उठाई। हे, जो यंग के विरोध को सुनकर जियांग फैंग, दो अस्थि परिवर्तन संप्रदाय के भाई और 9 सितारा डू सम्राट ने एक साथ ठंडी हंसी निकाली। स्थिति स्पष्ट थी, ढलान पर 5 निस्संदेह एक एकजुट समूह थे। उनकी संयुक्त ताकत घायल जो यंग की तुलना में कहीं अधिक थी। जो यंग के प्रकोप को अनदेखा करते हुए जियांग फैंग ने उच्च ढलान पर जियाओ यी जियान के समूह की ओर कुछ कदम बढ़ाए। शिष्टाचार के भाव के साथ उन्होंने कहा, महिलाओं, हमने पहले ही अपने बीच सबसे कमज़ोर को खत्म करने की पहल कर दी है। क्या आपको नहीं लगता कि आपके 5 के समूह को भी ऐसा ही करना चाहिए? जियांग फैंग के शब्द ध्यान देने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए स्पष्ट थे। ये जियो यी जियान के समूह के सबसे कमज़ोर सदस्य नालन यानरान को खत्म करने का एक अप्रत्यक्ष सुझाव था। जैसे ही जियांग फैंग ने बोलना समाप्त किया, नालन यानरान, जो चुपचाप चर्चा को अनदेखा कर रही थी, की आंखों में अचानक निराशा की झलक दिखाई दी। उसकी भावनाएं उलझ गईं। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको उत्तर दूं, तो मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगी। अगले ही पल नालन यानरान के कानों में एक ठंडी लेकिन उग्र आवाज़ गूंजी, वरिष्ठ बहन जियान। जैसे ही उसने वह आवाज़ सुनी, नालन यानरान ने सहज रूप से अपना सिर उठाया। उसी समय एक दर्दनाक चीख जोर से गूंजी। नालन यानरान की दृष्टि के क्षेत्र में जियांग फैंग, जो अभी अभी बोला था, जमीन पर गिर पड़ा। वह पीड़ा में तड़प रहा था, उसके मुंह से झाग निकल रहा था, उसका रंग राख हो रहा था। हालांकि जियाओ यी जियान ने अपनी उन्नत डू पूर्वज साधना की शक्तिशाली डू की हुई ऊर्जा का उपयोग नहीं किया था, लेकिन जहर पर उसकी महारत जियांग फैंग के स्तर के किसी व्यक्ति की सहनशक्ति से कहीं ज्यादा थी। जियांग फैंग की दयनीय स्थिति को देखकर तांगयांग, बोन मेल्टिंग गेट के 2 सदस्य और एक अन्य शिखर डू सम्राट सभी के चेहरे पर भाव बदल गए। यहाँ तक कि गोल्ड डिवोरिंग माउस कबीले के 4 सदस्यों की निगाहों में भी गहरी आशंका थी। इस महिला की जहर तकनीकें भयानक हैं। एक शिखर डू सम्राट एक पल में शक्तिहीन हो गया। उसने अभी तक अपनी डू क्यूई तकनीकों का इस्तेमाल भी नहीं किया है। क्या उसकी ताकत वाकई उस स्तर की हो सकती है जिसने तियानमू पर्वत श्रृंखला में ऊर्जा ज्वार को ट्रिगर किया? ये 5 लोग कौन हैं? यहाँ तक कि पवन बिजली मंडप भी उन्हें डराता हुआ नहीं दिखता। उस पल ये विचार सभी के दिमाग में दौड़ गए। नालन यानरान ने अपनी नज़र जियाओ यी जियान की ओर घुमाई। उसका दिल कृतज्ञता से भर गया। इतनी मजबूती से सुरक्षा करने वाली वरिष्ठ बहन का होना वाकई अद्भुत था। मैं छोड़ता हूँ। तनावपूर्ण सन्नाटे के बीच तांगयांग अचानक घबराहट में चिल्लाया और पहाड़ की ढलान से नीचे भाग गया। जियांग फैंग, जो जमीन पर तड़प रहा था, पूरी तरह से अनदेखा रह गया। उसका जीवन या मृत्यु अप्रासंगिक। जिनशी ने जल्दी से अपना ध्यान जियाओ यी जियान से हटा लिया और तुरंत बोला, हर कोई, ऊर्जा ज्वार के चरम पर पहुंचने से पहले हमारे पास बस कुछ ही मिनट हैं। तैयार हो जाओ। ... यानरान, हन्यू, आजी, आप तीनों को सावधान रहना चाहिए और अपनी सीमा के अनुसार गोता लगाना चाहिए। ऊर्जा से भरे रक्तपूल के सामने खड़े होकर जियाओ यी जियान ने उन्हें एक बार फिर याद दिलाया। चिंता मत करो, वरिष्ठ बहन जियान। समझ गया। नालन यानरान, हान यू और जी मोजीयू सभी ने एक साथ सिर हिलाया। अगले ही पल 10 आकृतियां एक साथ रक्त के कुंड में कूद पड़ीं। जैसे ही वह रक्त के कुंड में उतरी, नलन यानरान की पहली अनुभूति अतुलनीय रूप से शुद्ध ऊर्जा की अत्यधिक सघनता थी। पन्ना हरा डू क्यूई ने उसे जल्दी से घेर लिया, उसे आसपास के लाल तरल से अलग कर दिया। नलन यानरान की साधना केवल डूकिंग के चरम पर होने के कारण उसने अति महत्वाकांक्षी होने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी तकनीक को प्रसारित करने के लिए रुकने से पहले केवल कुछ दर्जन मीटर गोता लगाया, सावधानी से रक्त कुंड के भीतर शुद्ध ऊर्जा को अवशोषित किया। इस बीच हान यू और जी मोजीयू ने रुकने से पहले कई 100 मीटर गहराई तक जाने का साहस किया। अपनी गहराई पर उन्होंने क्षेत्र में व्याप्त उग्र विषाक्त पदार्थों के संक्षारक प्रभावों को सहन करते हुए रक्तकुंड की शुद्ध ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। जियाओ यी जियान और जियाओ यिन एक पल के लिए भी नहीं रुके। जैसे ही वे रक्तकुंड में प्रवेश करते हैं, वे सीधे इसकी गहराई की ओर गोता लगाते हैं।
वे जितने गहरे गए, लाल रंग का तरल पदार्थ उतना ही चिपचिपा होता गया, जो गाढ़े खून जैसा था। दृश्यता तेजी से कम होती गई और आगे की ओर तैरने के लिए भी काफी प्रयास करने पड़े। जियाओ यी जियान को सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात पर हुआ कि उसकी आध्यात्मिक इंद्रियां लाल रंग के तरल पदार्थ को भेद नहीं पा रही थीं, ठीक वैसे ही जैसे जंगल में पहले भी उसे भयानक धुंध का सामना करना पड़ा था। एक बार जब वे सतह के पास दूसरों से पूरी तरह से दूर हो गए, तो जियाओ यी जियान ने कुछ देर रुककर खून के कुंड के तल की ओर देखा। खराब दृश्यता के कारण वह केवल एक हल्की गहरे लाल रंग की चमक देख पा रही थी, जो एक सामान्य व्यक्ति को भयावह लग सकती थी। हालांकि जहर संत के अवशेष में ग्रीनवाटर झील के तल पर भयानक दृश्य देखने के बाद जियाओ यी जियान अब ऐसे दृश्यों से परेशान नहीं थी। जियो यिन के साथ एक नज़र का आदान प्रदान करते हुए जियाओ यी जियान ने फिर से लाल रंग के तरल को भेद दिया और पूल की गहराई की ओर तेजी से उतरना जारी रखा। जितना आगे वह नीचे उतरी, लाल तरल में ऊर्जा उतनी ही सघन और शुद्ध होती गई। उसी समय जियाओ यी जियान ने देखा कि इस गहरी परत में ऊर्जा में तीव्र अग्निविष का भारी समावेश था। यह अग्निविष स्वाभाविक रूप से ऊर्जा का हिस्सा नहीं था, बल्कि आसपास के ज्वालामुखी द्वारा छोड़ा गया था। रक्तकुंड स्पष्ट रूप से ज्वालामुखी का केंद्र था, जहां अग्निविष सबसे अधिक केंद्रित और हिंसक था। हालांकि तियानमू पर्वत में ज्वालामुखी अनगिनत वर्षों से मौजूद था और उसमें जमा हुआ अग्निविष अविश्वसनीय रूप से भयानक था, यहाँ तक कि एक शिखरदू पूर्वज के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करने के लिए पर्याप्त। ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे जियाओ यी जियान ने गंभीरता से लिया। अतीत में नेदर पॉइजन फ्लेम को परिष्कृत करते समय अग्निविष से निपटने के बाद जियाओ यी जियान इसके प्रभावों से अपरिचित नहीं थी। उस समय उसने जो अग्निविष सहा था, उसकी तुलना में ये कहीं कमजोर था। इसलिए जियाओ यी जियान ने अग्निविष से खुद का बचाव करने की जहमत नहीं उठाई, जिससे यह उसके शरीर पर बिना रोक टोक के आक्रमण करता रहा। लगभग 5 मिनट तक लगातार नीचे उतरने के बाद जियाओ यी जियान की गति अचानक धीमी हो गई और वह रुक गई। नीचे की ओर देखते हुए उसने नीचे के स्थान में एक हल्की विकृति देखी। लाल रंग का तरल पदार्थ एक अदृश्य अवरोध से टकराता हुआ प्रतीत हो रहा था, मानो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा रोका गया हो। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मास्टर ने कहा था, यहाँ एक स्थानिक अवरोध स्थापित किया गया है। विकृत स्थान को देखकर जियाओ यी जियान को खुशी का एहसास हुआ। इस स्थानिक अवरोध की शक्ति उसके लिए भारी नहीं थी, लेकिन चूंकि इसे सोने को खाने वाले चूहे कबीले द्वारा लंबे समय में बनाया गया था, इसलिए इसे अपने दम पर तोड़ने के लिए उसे अभी भी काफी प्रयास करने होंगे। उस पल जियाओ यी जियान ने सहज रूप से जियाओ यिन की ओर देखा, जो उसके पीछे पीछे चल रही थी। जियाओ यिन, ये तुम पर निर्भर है, जियाओ यी जियान ने मुस्कराते हुए कहा। समझ गया। उसके शब्दों को सुनकर जियाओ यिन का नाजुक और मनमोहक चेहरा एक चमकदार मुस्कान से चमक उठा। सिर हिलाते हुए जियाओ यिन स्थानिक अवरोध के पास पहुंची। उसके छोटे हाथों ने जल्दी से जटिल हाथ की मुहरों की एक श्रृंखला बनाई और उसकी हथेलियों से शक्तिशाली चांदी की ऊर्जा का प्रवाह हुआ। तुरंत स्थानिक अवरोध लहरों के साथ लहराया और जल्द ही जियाओ यी जियान की दृष्टि में एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त बड़ा मार्ग दिखाई दिया। बहुत बढ़िया काम, जियाओ यिन। जियाओ यी जियान ने जियाओ यिन की प्रशंसा करते हुए उसे अंगूठा दिखाया। बड़ी बहन जियान, चिंता मत करो, ये स्थानिक मार्ग दूसरों के लिए अदृश्य है। जब तुम अपनी साधना पूरी कर लो तो बस इस जेड टोकन को कुचल दो। जियाओ यिन ने जियाओ यी जियान को एक चांदी का जेड टोकन देते हुए कहा। समझ गया। जियाओ यी जियान ने सिर हिलाया, जियाओ यिन से जेड टोकन लिया। एक कोमल आवाज में उसने कहा, एक बार जब मैं अंदर आ जाऊं, जियाओ यिन, मेरे लिए यानरान पर नजर रखना। इसके साथ ही जियाओ यी जियान की आकृति चमक उठी, क्योंकि वह तेजी से मार्ग में प्रवेश कर गई। जैसे ही जियाओ यी जियान स्थानिक मार्ग से गुजरी, उसने तुरंत अपने चारों ओर दबाव में उल्लेखनीय वृद्धि महसूस की। उसका शरीर धीरे धीरे स्थिर होने से पहले 10 मीटर से अधिक डूब गया। अपने आसपास का सर्वेक्षण करते हुए उसने देखा कि अवरोध से घिरा हुआ स्थान बहुत बड़ा नहीं था, जो 10 झांग से अधिक नहीं फैला था। यहाँ की लाल ऊर्जा भयावह रूप से चिपचिपी थी, इतनी अधिक कि उसकी भुजाएं हिलाने पर भी ऊपरी परतों की तुलना में 10 गुना अधिक प्रतिरोध होता था। इस घने रक्त लाल ऊर्जा के भीतर प्रकाश के कई गहरे भूरे रंग के धब्बे तैर रहे थे। इन धब्बों में तीखी और जलती हुई गर्मी थी। उन्हें देखते ही जियाओ यी जियान का उत्साह बढ़ गया। उसके नीचे कई गड्ढों से भरा एक ऊबड़-खाबड़ इलाका था। इन गड्ढों से लगातार धूसर धुआं उठ रहा था, जो केंद्रित अग्निविष से भरा हुआ था। जाहिर है, रक्त के कुंड के तल पर एक उबलता हुआ सक्रिय ज्वालामुखी था। बिना किसी हिचकिचाहट के जियाओ यी जियान क्रॉस लेग बैठ गई और अपनी साधना तकनीक को सक्रिय करने के लिए हाथ की मुहरें बनाईं। उसने खुद को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया, जिससे चिपचिपी रक्त लाल ऊर्जा और भूरे रंग के कण उसके शरीर पर जम गए। ये गहरे भूरे रंग के कण, जिन्हें रक्त के कुंड की गहराई में मौजूद अग्निविष के रूप में अधिकांश लोग डरते थे, उसके शरीर में बेरोक टोक घुसने लगे।
पिछले कुछ वर्षों में यह ऊर्जा और अग्निविष एक साथ इतनी अच्छी तरह से घुल मिल गए थे कि अधिकांश लोगों को ऊर्जा को अवशोषित करने से पहले उन्हें अलग करने के लिए बहुत दर्द से गुजरना पड़ता था। हालांकि भयानक जहर शरीर के साथ जियाओ यीजियान को ऐसी सावधानियों की कोई ज़रूरत नहीं थी। नीडर पॉइजन फ्लेम के शोधन के माध्यम से जियाओ यीजियान के शरीर ने जब तीव्र गर्मी को आसानी से झेला तो हल्की सी तीखी आवाज़ें गूंज उठीं। हमलावर अग्निविष को तुरंत उसके जहर कोर में निर्देशित किया गया, जहां इसे शुद्ध ऊर्जा में परिवर्तित किया गया और उसके डेंटियन में प्रवाहित किया गया। जैसे ही घने रक्त लाल तरल की पहली लहर उसके शरीर में घुसी, जियाओ यीजियान थोड़ा कांप उठी। ऐसी शक्तिशाली ऊर्जा को सामान्य परिस्थितियों में अवशोषित करने में आमतौर पर 2 या 3 दिन का प्रयास लगता है, फिर भी यहाँ इसे कुछ ही क्षणों में संसाधित किया गया। कोई आश्चर्य नहीं कि सोना खाने वाले चूहे कबीले ने इस जगह को छिपाने के लिए इतनी दूर तक काम किया था। अगर उनके पास ऊर्जा को सीधे अवशोषित करने या अग्निविष को बेअसर करने का कोई तरीका होता तो निस्संदेह उनकी ताकत आसमान छू जाती। अपनी साधना तकनीक के माध्यम से ऊर्जा के अपार प्रवाह का मार्गदर्शन करते हुए जियाओ यीजियान ने महसूस किया कि उसकी मेरिडियन, हड्डियां, मांसपेशियां और यहाँ तक कि उसकी कोशिकाएं भी ऊर्जा को तेजी से खा रही हैं। ऐसा करने से उसके शरीर में तेजी से मजबूती आई। इस चिपचिपी लाल रंग की ऊर्जा में उल्लेखनीय गुण थे। यह असाधारण रूप से अवशोषित करने योग्य थी और इसके लंबे समय तक संचय ने इसे एक फीकी जीवन शक्ति से भर दिया। जैसे ही जियाओ यीजियान ने इसे अवशोषित किया, उसने महसूस किया कि उसका शरीर एक जीवंत, जीवनवर्धक अनुभूति से भर गया है, एक ऐसा अनुभव जो अनोखा और गहरा दोनों था। अगर कोई भी इस दृश्य को देखने के लिए मौजूद होता तो वह देख सकता था कि जियाओ यीजियान का पूरा शरीर लाल हो गया था। रक्त के रंग की मोटी ऊर्जा उसके शरीर के हर इंच में समा गई थी, यहाँ तक कि उसकी त्वचा भी भीग गई थी, जो अब अत्यधिक लचीलापन और स्थायित्व प्रदर्शित कर रही थी। इस ऊर्जा के अनूठे लाभों को पहचानते हुए जियाओ यीजियान को खुशी की लहर महसूस हुई। हालांकि इससे उसकी युद्ध शक्ति में बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं हुई, लेकिन इसने उसकी शारीरिक शक्ति और लचीलेपन को काफी हद तक बढ़ाया, जिससे उसका आधार एक नए स्तर पर पहुंच गया। अग्नि के जहर को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए ये खजाना उसके लिए लगभग खास तौर पर बनाया गया लग रहा था। रक्त के कुंड के तल पर स्थिर बैठे जियाओ यीजियान ने धीरे धीरे समय का ध्यान खो दिया। लाल रंग के कुंड की अंधेरी ज्वलंत गहराई में शांति के बीच सब कुछ चुपचाप सामने आ रहा था। रक्त के कुंड के ऊपर नालन यानरान 200 मीटर से कम की गहराई पर क्रॉस लेक बैठी थी, अपने आसपास की ऊर्जा को अवशोषित कर रही थी। उसकी वर्तमान साधना के स्तर को देखते हुए औषधीय गोलियों की सहायता के साथ ये गहराई उसकी सीमा थी, और अधिक गहराई में जाने से उसे अग्निविष का सामना करना पड़ता, जो उसके शरीर को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता था, जिससे ये जोखिम उठाने लायक नहीं था। जियाओ यीजियान की तरह नालन यानरान का शरीर रक्त लाल ऊर्जा से तपा हुआ था, जिससे धीरे धीरे उसका शरीर बेहतर हो रहा था। ऊर्जा का लगातार प्रवाह तब तक जमा होता रहा जब तक कि दूसरे दिन दोपहर तक उसके शरीर के भीतर एक दबी हुई आवाज़ गूंजने लगी। उसके चारों ओर रक्त लाल ऊर्जा ने एक छोटा भंवर बनाया, जो ऊर्जा को तेजी से खींच रहा था और उसे उसके अंदर डाल रहा था। यह उन्मत्त अवशोषण कई घंटों तक चला। इस प्रक्रिया के दौरान नालन यानरान ने सफलतापूर्वक दू सम्राट क्षेत्र में प्रवेश किया, एक ऐसी बाधा को पार किया जिसे अधिकांश लोग दुर्गम मानते थे। अपनी नई ताकत के साथ नालन यानरान रक्त के कुंड में 100 से 200 मीटर और नीचे उतरी। इस बीच हान यू और ज़िमोजियू ने भी 2 दिन की अवधि के दौरान उल्लेखनीय प्रगति की, प्रत्येक ने एक छोटे से साधना स्तर को पार किया। तीसरे दिन नालन यानरान रक्त कुंड से बाहर निकलने वाली पहली व्यक्ति बनी, उसका शरीर अपने ऊर्जा संतृप्ति बिंदु पर पहुंच गया। 5वें दिन तक हान यू और ज़िमोजियू भी उभरे। दोनों ने कुंड में प्रवेश करने से पहले अपनी ताकत की तुलना में 2 छोटे स्तर आगे बढ़ाए थे। एक बार जब तीनों बाहर निकल गए तो वे प्रतीक्षा करने के लिए रक्तकुंड के बगल में एक छोटे मंडप में एकत्र हुए। 6ठे दिन तक रक्तकुंड के भीतर की अधिकांश ऊर्जा समाप्त हो गई थी। शेष 3 व्यक्ति गोल्ड डिवोरिंग माउस कबीले के 2 सदस्यों के साथ भी उभरे। हालांकि उनमें से कोई भी डू पूर्वज क्षेत्र को तोड़ने में कामयाब नहीं हुआ, लेकिन उनमें से 3 बहुत करीब आ गए थे। ऐसा लग रहा था कि वे जल्द ही दहलीज पार कर लेंगे और डू पूर्वज बन जाएंगे। 7वें दिन जिनशे और जिनगू मंडप के पास पहुंचे, जहां नालन यानरान, हान यू, जियोयिन और ज़िमोजियू आराम कर रहे थे। महिलाओं, ज्वार की ऊर्जा अब पूरी तरह से कम हो गई है। आपकी दोस्त अभी तक बाहर क्यों नहीं आई है? क्या उसके साथ कुछ हुआ है? जिनशे ने नालन यानरान और अन्य लोगों से पूछा, उनकी आवाज़ में जिज्ञासा थी। जियोयिन की विशेष विधियों के कारण न तो जिनशे और न ही जिंगू को नीचे स्थानिक अवरोध के भीतर विसंगतियों के बारे में पता था। उसे जल्द ही बाहर आ जाना चाहिए, नालन यानरान ने सवाल को टालते हुए लापरवाही से जवाब दिया। समूह के लापरवाह व्यवहार को देखकर जिनशे और जिंगू और भी हैरान हो गए। उनके अनुमान में जियो यीजियान की ताकत उनके जैसी ही थी,
जिसका अर्थ है कि उसके लिए रक्त पूल के लाभ इतने लंबे समय तक रहने के लिए पर्याप्त नहीं होने चाहिए थे।